हेलो बच्चों, क्या हाल है बेटा? क्या हाल है सबका? आ, पढ़ाई लिखाई बढ़िया कर रहे हो ना? तैयारी मस्त है बेटा ना? अभी बहुत बच्चों का था कि सर वन शॉट प्लीज सेकंड चैप्टर का भी दे दीजिए ना। तो बच्चे सेकंड चैप्टर बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका हम वन शॉट पूरे चैप्टर लेकर के आए हैं। उन बच्चों को बड़ा ही मतलब होता है ना कि मैं 2 3 4 क्लास नहीं कर सकता सर, एक ही साथ पूरा मिल जाए तो ठीक है, थोड़ा लंबा क्लास जरूर होगा, लेकिन फिर क्या होगा कि आप लोग को एक शॉट में ही पूरा का पूरा क्लास मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये पूरे क्लासेस को आप शुरू से अंत तक अच्छे से देखिए और इसका खूब बेनिफिट उठाइए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस कराए हुए हैं सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, जो इस बार के बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर कीजिए तो इसको। सबसे पहले तो बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 में जिसका नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर है, इसमें मैं अपने से कहूंगा कि ये जो 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बोले तो ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और कोई क्वेश्चन ऐसे 3 मार्क्स में आने लगे तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अब ये जो 6 क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ये आज होने जा रहा है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये भी आज होने जा रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी आज होने जा रहा है। और कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ये 4 क्वेश्चन आज होने जा रहा है बच्चा। तो ये मैं दो जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनते बच्चे, 3 क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैं एक आध क्वेश्चन इसमें जोड़ूंगा। मैं क्लास में भी एक बार बताया था आप लोग को कि मैं इसमें एक आध क्वेश्चन जोड़ूंगा, कम से कम एक क्वेश्चन तो श्योर जोड़ूंगा। मैं गॉसेस लॉ को जोड़ूंगा। गॉसेस लॉ प्रीवियस ईयर आ चुका है, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो इसका जो एक वेटेज है वो घट जाता है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो रिपीट कर सकता है, तो इसको मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। लेकिन खैर अभी आज के टॉपिक्स पर आते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, विद्युत विभव किसको कहते हैं, विभव किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं। तो आप ध्यान रखो, क्लास 10 का बहुत ही खूबसूरत टॉपिक्स, मेरे हर बच्चों को याद रहने वाला टॉपिक्स था। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबको याद रहता था और सब बच्चे बिल्कुल रट्टा मार कर पढ़ते थे। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। कोई चार्ज है, कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाना है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ए इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी से बाय द वे ए कोई पॉइंट है, इस पॉइंट तक इस चार्ज को, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट तक इस चार्ज को, कौन चार्ज को, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहां से, इन्फिनिटी से कहां पर, इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क होता है, इसी वर्क को हम पोटेंशियल कहते हैं। ये वर्क ही पोटेंशियल है, वर्क ही पोटेंशियल है, पोटेंशियल वर्क है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, जो उसको कार्य करना पड़ता है, उस चार्ज को जो कार्य करना पड़ता है, कहां से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज से इन्फिनिटी तक आने में, उसी वर्क को हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल बोलते हैं। उसी को विभव कहते हैं, उसी को विभव कहते हैं। सबको याद हो गया। तो बच्चे आप मान लो कि आप Q चार्ज को, बाय द वे ए इन्फिनिटी है, यहां से आप Q चार्ज को इस पॉइंट पर ले आए और इस पॉइंट पर लाने में वर्क करना पड़ा W। Q चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ा W, तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, W बाई Q। इसी को पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। ए अब अगर कोई आपसे पूछे कि बता दो इसका यूनिट, तो वर्क का होता है जूल, चार्ज का होता है कूलॉम, जूल पर कूलॉम, और इसी को वोल्ट नामक साइंटिस्ट ने बताया था। तो इसी जूल पर कूलॉम को हम वोल्ट कहते हैं। इसका मतलब 1 वोल्ट का ही मतलब होता है 1 जूल पर कूलॉम। अगर कोई आपसे पूछे कि हमको डायमेंशन बताओ, तो बोलो वर्क का डायमेंशन क्या होता है, तो ml2 t-2, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो at। इसका मतलब हो गया ml2 t-3 a-1, a हो गया इसका पूरा का पूरा डायमेंशन। ml2 t-3 a-1, a हो गया इसका पूरा का पूरा डायमेंशन। तो बच्चे आप देख लो आपके नोट्स में, जिन बच्चों के पास नोट्स का समस्या हो वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। मैं एकदम से क्लियर कट नोट्स यहां पर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, किसी से कुछ मांगने का जरूरत नहीं है। मैं एवरीथिंग आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बस केवल आपका काम है अच्छा से पढ़ाई कर देना। आप केवल अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी इस पेपर की पूरी जिम्मेवारी मैं ले रखा हूं।
पूरा का पूरा काम आपका मैं कर देता हूं। आप केवल कंसंट्रेट होकर के, मेडिटेट होकर के मेरे गाइडलाइन पर आप केवल पढ़ाई करो। आपका एग्जामिनेशन किसी हालत में बुरा नहीं जाने वाला है और बहुत वक्त पर हम लोग लग चुके हैं। अब आप अंदाजा लगा लो कि इस वीक में मेरे समझ से 2-3-4 क्लास होते होते हम लोग का ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मतलब चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे ही हर 4 दिन 5 दिन और 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह होते होते हम लोग का चैप्टर फिनिश होते जाएगा। तुम अंदाजा लगा लो कि कितना फास्ट हम लोग का रिवीजन चल रहा है। तुम केवल इसके लिए अब एकदम से क्रिएटिव मोड में आ जाओ तो फिर तुम्हारा बिल्कुल उद्धार हो जाएगा। तो बच्चे, मैं उम्मीद करूं कि आपका समझ में आ गया है। एक बार थम्स अप कर दो बेटा। हाँ, स्केलर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही बात है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। प्रीति वर्मा, सॉरी अनुराधा, हाँ बिल्कुल अनुराधा, ये स्केलर क्वांटिटी है। वर्क है ना बेटा, ये तो वर्क है ना, वर्क ही तो पोटेंशियल है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क होता है उस वर्क को पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल वर्क है और चूंकि वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। यस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलते अगले टॉपिक्स में, चलते अगले टॉपिक्स में। गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगले टॉपिक्स में आते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हिंदी में हम कहते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एस। अब यहां चूंकि हम डी आर लिए हैं तो ये हो गया डीवी बाई डी आर। पोटेंशियल कितना? डीवी। डिस्प्लेसमेंट कितना? डी आर। तो इसी डीवी बाई डी आर को हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्प्लेसमेंट में, यूनिट डिस्प्लेसमेंट में जो पोटेंशियल होगा उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर जो पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं कि डी आर डिस्प्लेसमेंट पर पोटेंशियल है डीवी, तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर पोटेंशियल हो जाएगा डीवी बाई डी आर। इसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। तो बोलो डीवी का यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। और डी आर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा? मीटर। इसका मतलब वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, और इसी को हम बोलेंगे न्यूटन पर कूलॉम। या तो वोल्ट पर मीटर या तो न्यूटन पर कूलॉम। पोटेंशियल ग्रेडियंट डीवी बाई डी आर। यस, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मामला डिस्प्लेसमेंट का है ना, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी है। यस, बहुत अच्छे बच्चा। तो बच्चे ये भी क्लियर हो गया, पक्का क्लियर हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, विस्थापन में परिवर्तन, सॉरी विभव में परिवर्तन की दर, विभव में परिवर्तन की रेट ऑफ चेंज ऑफ, विभव में परिवर्तन की दर, लेकिन किसके सापेक्ष? विस्थापन के सापेक्ष। सो डीवी बाई डी आर, डीवी बाई डी आर मतलब यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर जो पोटेंशियल होगा उसी को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को बढ़ाते हैं। अब आ जाइए रिलेशन बिटवीन, एकदम फटाफट चलते हैं। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हाँ ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। किसमें रिलेशन? तो अभी मैंने आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट बताया, और इसके पिछले वाले चैप्टर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था। ये दोनों के बीच में रिलेशन बताना है। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? तो डीवी बाई डी आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? तो ई और डीवी बाई डी आर में क्या रिलेशनशिप है। तो मैंने इसके लिए क्या करा कि यहां पर मैंने एक लाइन ले लिया, ये इंफिनिटी है, यहां से चार्ज को मेरे को ले आना है। यहां पर कोई चार्ज है क्यू नॉट, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे ए पर इस क्यू नॉट चार्ज को, बाद में इसको हम बी पर कंसीडर करेंगे, ए से बी पर ले आवेंगे, और हमको इस पॉइंट पर लाना है, और ये हो गया प्लस क्यू चार्ज यहां पर ऑलरेडी पहले से है।
तो मैंने बोला कि O पर का चार्ज Q है, E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, A पर का चार्ज Q नॉट है। हम इसको इस टेस्ट चार्ज को, ये Q नॉट टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को मैं A से B तक ला रहा हूं और A से B तक लाने में कितना फोर्स करना पड़ेगा, तो यहां से आने में इसको फोर्स लग जाएगा माइनस Q नॉट इंटू E। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, तो माइनस साइन रिपल्सन फोर्स को बता रहा है। रिपल्सन क्यों, क्योंकि यहां भी प्लस चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए मैंने ले लिया यहां पर निगेटिव साइन। ये निगेटिव साइन रिपल्सन फोर्स को बता रहा है। ए क्या निकल गया, ए फोर्स निकल गया। कितना निकल गया, माइनस Q नॉट इंटू ई। फिर से सुन लो, ये टेस्ट चार्ज है Q नॉट, हाँ इंफिनिटी पर है। मैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए ए पर कंसीडर कर रहा हूं और इसको मैं बी पर ला रहा हूं। बाय द वे, ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो dr है। ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो dr है। अगर इस डायरेक्शन में लोगे तो मे बी dl है, अगर इस डायरेक्शन में लोगे तो ले लो dr। तुम्हारी मर्जी, क्या जिस डायरेक्शन में तुम लेना चाहोगे तो ले लो। वर्क इज इक्वल टू, तो अब निकाल लो, फोर्स तुमको पता चल गया, अब तुम वर्क निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू, तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों 180 डिग्री हो जाएगा, तो तुम्हारा टेस्ट चार्ज यहां पर है और ए चार्ज यहां पर है और ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है। देखो यहां फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो अगर दो डायरेक्शन में होता है तो थीटा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो कॉस 180 का मान, बोलो एफ का मान पहले पुट करो, कितना, माइनस Q नॉट इंटू, एक बार देख लो एफ का मान कितना था, तो माइनस Q नॉट इंटू ई था। माइनस Q नॉट इंटू ए, डीएल को रहने दो और इसके बदले कितना पुट करोगे, तो -1। कॉस 180 कितना होता है, तो -1। कॉस 180 -1, इसका मतलब हो गया Q नॉट ई डीएल। ए हो गया W, इसका मतलब E बराबर क्या हो जाएगा, बोलो। अच्छा चलो पहले तुम E निकाल लो, बहुत अच्छा। हम लोग क्या किए, सबसे पहले E नहीं सॉरी W निकाल लिए। हम लोग W निकाल लिए, कितना निकल गया, Q नॉट ई डीएल। W कितना निकल गया, Q नॉट ई डीएल। लेकिन डीएल को हम माइनस dr कह सकते हैं, डीएल को हम माइनस dr कह सकते हैं। अगर माइनस dr कहेंगे, अगर हम, मैंने बोला कि, क्या मैंने बोला, मैंने बोला कि अगर इधर से लोगे तो dl, अगर इधर से लोगे तो dl और इधर से लोगे तो dr, तो dl को हम माइनस dr कह सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम माइनस dr पुट करेंगे तो w इज इक्वल टू हो जाएगा Q नॉट ई और माइनस dr। माइनस dr, माइनस को बाहर निकाल लो, मतलब माइनस Q नॉट ई dr। ये क्या निकल गया तुम्हारा, क्या निकल गया, वर्क निकल गया। लेकिन तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए, क्या चाहिए तुमको, तुमको चाहिए पोटेंशियल। और क्या होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू, क्या होता है पोटेंशियल इज इक्वल टू, तो dv इज इक्वल टू होता है माइनस ई इंटू dr। पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई इंटू dr। dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू dr। नहीं, या तुम ऐसे भी क्या, यहां से तुम्हारा क्या आया, अरे यार पलट क्यों जा रहे, यहीं से ऐसे निकाल लो ना, यहीं से निकाल लो। ये वर्क ही, ये वर्क क्या है, ऐसा करो, एक Q नोट को इधर नीचे ले आओ, रुक जाओ, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा तुमको, ऐसे कर लोगे तो। इस Q नोट को, ये W इज इक्वल टू हुआ, Q नोट को ला लो बटा में, मतलब W बाई Q नोट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू, और ये वर्क बाई चार्ज, इसी को पोटेंशियल कहते हैं। dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू dr। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस और dr बाई में आ जाएगा, तो माइनस dv बाई dr, ये रिलेशन है। E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। यस, फिर से सुन लो एक बार, फिर से सुन लो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम। ए इंफिनिटी है तुम्हारे पास, अभी यहां पर कोई टेस्ट चार्ज है और ये ओरिजिन है, यहां पर का चार्ज Q है। इस टेस्ट चार्ज को हमको इंफिनिटी से लाना है। पहले कंसीडर करो A पर, कि टेस्ट चार्ज A पर आया है। अब तुम DL नहीं भी लोगे तो चलेगा, DL का कोई जरूरत नहीं है, खाली dr ले आओ ना, इसी से काम तुम्हारा चल जाएगा। काहे के लिए ज्यादा फेटांग करने जाओगे, A से B पर ले आओ, A से B पर ले आओ। सबसे पहले तो तुम ले आओ कि अगर हम इस चार्ज को, इस Q नोट चार्ज को यहां से यहां पर ले आए हैं तो कितना फोर्स लगाना पड़ा है। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
क्या पढ़े, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नोट, एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू नोट। क्या निकल गया, फोर्स निकल गया। जब फोर्स निकल गया तो अब तुम वर्क निकालो। क्या होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी आर, एफ इंटू डी आर। लेकिन अब यहां पर सावधान होना, क्योंकि यहां पर सावधान हो जाना, क्योंकि फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट ए से बी हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो एफ और डी आर अच्छा से समझना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले तो दोनों के बीच में ये एंटी पैरेलल हो गया, इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। इसका मतलब है कि इनके बीच में जो एंगल बन गया वो एंगल 180 डिग्री का बनेगा। फिर से सुन लो बेटा, फोर्स बन रहा है, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और इसको जब ए डॉट बी में तोड़ोगे तब हो जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री। 180 का मैंने कारण बताया कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो W इज इक्वल टू एफ डी आर, और cos 180 का मान होता है -1। एफ के बदले एफ का वैल्यू पुट कर दो। कितना पुट करोगे, तो पुट करोगे ई इंटू क्यू नोट, और ए माइनस को पहले खींच लो और इसके साथ रख लो डी आर। ये क्यू नोट को बाई में ले आओ बेटा, ए क्यू नोट को बाई में ले आओ, ए क्यू नोट आ जाएगा कहां, बाई में आ जाएगा। तो W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू बचा माइनस ई इंटू डी आर, और वर्क बाई चार्ज को हम क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, और ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। एकदम से ट्रांसपेरेंट, कहीं इसमें कोई हेरफेर का मामला नहीं है। बहुत अच्छे बच्चे, एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए बेटा, मेरे नन्हे नन्हे प्याले प्याले बच्चे, एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए बेटा जी। सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया? बच्चे बता दीजिए, सबको समझ में आया? एक बार रिस्पॉन्ड कर दीजिए। पक्का समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? बहुत अच्छे। लक्ष्मी सेन, साक्षी, सचिन, रोशन, अभय, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दिव्या, प्रियांशु, निशा, पुरुषोत्तम, सबका एकदम, अरे बाप रे, इनको तो ज्यादा ही समझ में आ गया। तो थंबे थंब दे रहे हैं। यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर। लक्ष्मी, बहुत अच्छे। राम भक्त, यस सर। नीतीश कुमार, गुड। शोभा सेन, यस सर, ठीक, गुड। तो चले नए टॉपिक्स की ओर, सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया। अब आते हैं, अगला टॉपिक हमारा है फ्लक्स। अगला टॉपिक अपना है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स किसको बोलते हैं? ये आज शॉर्ट क्वेश्चन है, आज शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि अभी टेस्ट में यही क्वेश्चन आने वाला है तो बच्चे को तो अभी ही रट्टा मार लेना चाहिए। क्या है फ्लक्स? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सतह से गुजरने वाला इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। क्या मतलब? आप यहां पर ले लीजिए चार्ज, और इस चार्ज से ए जो नंबर ऑफ लाइंस गुजर रहा है, ए जो नंबर ऑफ लाइंस गुजर रहा है, तो सरफेस से गुजरने वाले ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं, इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, विद्युत बल रेखा बोलते हैं। ये अगर आप यहां पर चार्ज लेते हैं तो ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बाय द वे, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना नंबर ऑफ लाइंस गुजरेगा, इसी के संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। निशा यादव, बहुत मस्त क्लास है सर, रोज क्लास से मस्त रहता है। Sir, I have a question. You said in previous class that product of two vector quantity is equal to the high vector quantity. ऐसा हम कब बोले हैं भाई? So how work done is a scalar quantity. हाँ, खाली किसी को साड़ी और लिपस्टिक और ये सब खाली लगा दीजिए, बस वो लेडीज बन जाएगी क्या? फीमेल बन जाएगी? नहीं। किसी मेल को फीमेल का रोल कराने के लिए उसको पूरे फीमेल का पोशाक और उसको पूरा का पूरा जो गेटअप है वो गेटअप दे दिया जाए तो फीमेल बन जाएगी क्या? नहीं ना बन जाएगी। गेटअप तो सारा का सारा है, लेकिन गेटअप बन जाने से वो फीमेल नहीं, उसके अलावा फीमेल का बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो उसके भीतर नहीं है। वर्क का यही स्थिति है।
मैं मान रहा हूं कि इसके जो क्वांटिटी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसके अलावा फोर्स ना तो वेक्टर के सारे फंक्शन को, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं मानेगा, वर्क क्रॉस प्रोडक्ट को नहीं मानेगा। अगर बाय द वे 10 जूल वर्क है और दूसरा वर्क 15 जूल है, तो 10 जूल को 15 जूल से अगर क्रॉस कर दिया जाए तो क्या यह वेक्टर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? नहीं करेगा। तो केवल मैग्नीट्यूड, ऐसा तो बहुत सारा चीज है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर वेक्टर होने के लिए केवल ये इशू नहीं है कि इसके एलिमेंट वेक्टर हो या खुद में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, केवल ये इशू नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये इशू भी होना है कि वो क्या उसके सारे रूल्स को, सारे जो प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर को, उसको फॉलो करता है या नहीं। तो अगर नहीं फॉलो करता है तो फिर ये वेक्टर नहीं होगा। स्केलर के साथ यही गुण है कि वो इसके एलिमेंट जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हैं, ये वेक्टर होने के बावजूद भी वर्क वेक्टर के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। सो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। चलिए, क्लियर है ना? फिर से एक बार फ्लक्स फिर से आ जाइए, एक बार फ्लक्स में फिर से आ जाइए सब लोग। एक बार बच्चे, एक बार अच्छे बच्चे सब फ्लक्स में फिर से आ जाइए। मैंने बोला कि आप यहां पर कोई चार्ज ले लीजिए। अब इस चार्ज से ढेर सारे ए लाइन निकलेंगे, हाँ ए लाइन निकलेंगे और बन जाएगा चारों तरफ, क्या बनेगा? तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। यहां से यहां तक का इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जितना नंबर ऑफ लाइंस गुजरा है, इसी के संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। मैंने बोला कि अगर यहां पर आप कोई चार्ज ले लेते हैं तो इस चार्ज से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना ये लाइंस गुजरेगा, इसी के नंबर को ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स होंगे, ये इनविजिबल लाइंस होते हैं। ये लाइंस इनविजिबल होते हैं। सबसे पहले बच्चे सब लोग जान लीजिए, ये लाइन इनविजिबल होता है, ये दिखाई नहीं देता है, बट काउंटेबल होता है। एक दिखाई नहीं देता है लेकिन काउंटेबल होता है। इसको डिवाइसेस काउंट कर लेता है कि हाउ मेनी लाइंस आर क्रॉसिंग फ्रॉम द सरफेस। दीज लाइंस, द नंबर ऑफ दीज लाइंस आर कॉल्ड फ्लक्स। इसी को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और ये देखिए, ए इसका एसआई यूनिट होता है, ए वेक्टर क्वांटिटी है। फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यहां गलती लिखा गया है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं है फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। सॉरी बच्चे, यहां पर वेक्टर लिखा गया है, ये गलत है। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स तो क्या है? नंबर ऑफ लाइंस है। नंबर ऑफ लाइंस है तो नंबर है, ये नंबर है। फ्लक्स नहीं है वेक्टर क्वांटिटी, फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या जूल मीटर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या जूल मीटर पर कूलम। अब देखिए, मैंने यहां सरफेस लिया, इस सरफेस से ए जो गुजर रहा है नंबर ऑफ लाइंस, इसी नंबर ऑफ लाइंस को हम फ्लक्स कहेंगे। तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये आगे जाकर के हम लोग बात करेंगे, इस पर। एक मिनट, एक मैसेज करना है। ठीक।
कहा हम लोग थे, हम बता रहे थे कि बाय द वे सरफेस से जो नंबर ऑफ लाइंस गुजर रहे हैं, इस नंबर ऑफ लाइंस को हम बोलते हैं फ्लक्स। मैंने बोला कि फ्लक्स स्वयं फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, इसका डेंसिटी आएगा तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं कि आप लोग को एकदम एकदम एक एक वर्ड समझ में आ रहा है। तो बच्चे मैं एकदम से क्लियर हो जाऊं कि आप लोग को हर एक वर्ड, हर एक चीज आप लोग का एकदम से समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है ना? गुड। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर न्यूमेरिकली इसको डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस एंड फ्लक्स एरिया। क्या बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, सरफेस एरिया ds है, तो ये फ्लक्स जिसको हम d फाई या फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई डॉट एस। ई क्या है? ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ds क्या है? सरफेस एरिया। मैथमेटिक्स बनाने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए इसका मैथमेटिकल फार्मूला होना जरूरी था। ऐसे तो ठीक है, बता दिया गया कि अगर आप चार्ज लेते हो तो उस चार्ज के अराउंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उससे जितना नंबर ऑफ लाइंस गुजरेगा उसको हम फ्लक्स कहते हैं। लेकिन मैथमेटिकली इसको आपको जानने के लिए जानना चाहिए कि दिस फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। दिस फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। अगर बाय द वे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई लेते हैं, सरफेस एरिया को ds लेते हैं, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds और a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सो डी फाई इज इक्वल टू ई ds कॉस थीटा, ई ds कॉस थीटा। और इसको अगर ज्यादा फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, तो इंटीग्रेट भी किया जा सकता है। यस, सबको समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया ना? पक्का ना? यस सर, बिल्कुल, गुड, बहुत अच्छे। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं सॉलिड एंगल। ऐसे तो सॉलिड एंगल का जरूरत अभी नहीं है, जब हम लोग गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे तो सॉलिड एंगल का जरूरत पड़ेगा, लेकिन हम लोग भी जान लेते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। सीधे हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए, अगर बाय द वे हम कोई एक बॉडी लेते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक तारबूज है। अब तारबूज से अगर तारबूज को अगर चेक करना है तो आप इसको चेक कीजिएगा, तो 3 कट मारेगा, 3 कट मार करके चाकू निकालेगा, 3 कट मार करके एक ऐसे टुकड़ा आपको दे देगा। तो ये जो सेंटर पे ये जो एंगल बन गया, इसी एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको डी ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है डी ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस एरिया बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बच्चे कि आप यहां पर, जैसे हम लोग क्या होता है, गर्मी के दिनों में तारबूज खरीदने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले तारबूज वाले को कहते हैं कि भैया आप हमको ये बता दो कि ये तारबूज लाल तो है। वो कट मारता है 3 जगह से, और 3 जगह से कट मार करके और हम लोग को बोल देता है कि भैया देख लो कि ये बिल्कुल पका हुआ है, और जब कट मारेगा तो सेंटर पर ऐसा एंगल बनेगा। या आप सोच लो ना, आप अगर बाय द वे अपने बाबू सोन्ना के साथ आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हो तो आइसक्रीम का शेप कुछ इस तरह का होता है ना, और ये जो शेप बन रहा है यहाँ पर, ये जो शेप यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, ये सॉलिड एंगल इज इक्वल टू होता है सरफेस एरिया बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, सरफेस एरिया बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, सरफेस एरिया बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस। मैं उम्मीद करूं बच्चा कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। यहां पर ये जो एंगल बना रहे हैं, ये जो इस एंगल को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इस एंगल को तो डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है, तो होता है सरफेस एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। तो ये बात मैंने यहां पर यूज किया आप लोग को कि द सॉलिड एंगल सस्टेन्ड बाय द एरिया एलिमेंट ds एट द सेंटर O of the surface is given by क्या, डी ओमेगा इज इक्वल टू ds बाई आर स्क्वायर, डी ओमेगा इज इक्वल टू ds बाई आर स्क्वायर, मतलब नॉर्मल एरिया बाई रेडियस स्क्वायर, नॉर्मल एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। अब बता दीजिए नॉर्मल एरिया कितना हो जाएगा, सॉलिड का नॉर्मल एरिया कितना हो जाएगा, तो सॉलिड का नॉर्मल एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और क्या हो जाएगा, सॉलिड आपने क्या बोला कि ds बाई आर स्क्वायर, यही बोला ना, तो बोलिए सॉलिड का कितना हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और बाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 पाई, कितना बच जाएगा, 4 पाई। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 पाई स्ट्रेडियन। 4 पाई स्ट्रेडियन वैल्यू कहने का मतलब है कि टोटल सॉलिड एंगल जब आपको फाइंड करना होगा, तो इस टोटल सॉलिड एंगल को 0 से लेकर 4 पाई तक आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, 0 से लेकर के 4 पाई तक आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बाय द वे अगर एरिया एलिमेंट ds cos थीटा है तो फॉर्मूला हो जाएगा डी ओमेगा बराबर ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। और मैं बच्चा सबको ये बात बताता हूं कि ये फॉर्मूला एकदम से रट्टा मार लो, डी ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, डी ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू
अगर एरिया जो ds है उसका अगर एलिमेंट है ds cos थीटा, तो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर, नॉर्मल एरिया बाई आर स्क्वायर। मैं उम्मीद करूं बच्चा पक्का समझ में आ गया, एकदम पक्का पक्का समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक्स में, एकदम फटाफट। कैपेसिटर, सब लोग अपने घर में कैपेसिटर देखा होगा, वैसा डिवाइस। दिस इज द सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस इन विच टू कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय ए नॉन कंडक्टिंग मीडियम। दो प्लेट होता है, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से थोड़े दूरी पर होते हैं और इनके बीच में ये जो एरिया होता है ये होता है नॉन कंडक्टिंग मीडियम। और इसका क्या काम है, कैपेसिटर क्या है, तो वैसा डिवाइस है जो अपने इसी एरिया में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। अपने ये जो आपने बताया कि दो प्लेट होता है और इस दो प्लेट के बीच में ये जो एरिया होता है, ये स्मॉल एरिया होता है, ये स्मॉल सेपरेशन होता है और इसी एरिया में वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। इसमें जो दो प्लेट होता है उसमें एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक प्लेट निगेटिव होता है और जो प्लेट निगेटिव होता है वही अर्थ से कनेक्ट होता है। मैंने क्या बोला कि इसमें आप ले लो कि ये दो प्लेट है, एक पॉजिटिव रहेगा एक निगेटिव रहेगा और ये प्लेट में यहां जो एरिया है इसी एरिया में ये चार्ज को इसी एरिया में क्या करता है, स्टोर करता है। और ये जो माइनस होता है वो अर्थ से कनेक्ट होता है। इस डिवाइस को हम कैपेसिटर कहते हैं। मतलब कैपेसिटर वैसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिनके दो प्लेट्स के बीच में जो नॉन कंडक्टिंग मीडिया रहता है उस नॉन कंडक्टिंग मीडिया में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। बेटा जो पंखे में जो लगा हुआ है वो कैपेसिटर है। पंखे में देखते हो ना सफेद वाला ऐसा लगा हुआ रहता है, वो कैपेसिटर है। फैन एक्चुअली सीधे करंट से फैन जो है वो स्ट्रैडियन यूनिट है। और बच्चे क्लास 11 का मामला है ये। जिस समय आप फंडामेंटल यूनिट पढ़े होंगे उस समय आपको बताया गया है कि 7 और 2 9, टोटल 9 फंडामेंटल यूनिट हैं। 7 तो एकदम से बेसिक है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और 2 मैथ में प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रैडियन। यस, तो ये हो गया। मैंने बोला कि आप जो कैपेसिटर फैन में देख रहे हो उसके बगैर आपका फैन नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा फैन सीधे करंट से नहीं चलता है। हमारा फैन वो एनर्जी से चलता है। जो एनर्जी को ये स्टोर करता है कैपेसिटर, वास्तव में फैन को चलने के लिए उस एनर्जी की जरूरत होती है और उस एनर्जी को स्टोर करता है, वो चार्ज को स्टोर करता है अपने भीतर। इसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर का 2 सिंबल होता है, एक सिंबल ऐसा होता है और एक सिंबल ऐसा होता है। ये सिंबल मतलब सीधे ऐसे 2 प्लेट दे करके दोनों तरफ जो डंडा लगा दिया गया, ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस है, ये फिक्स्ड कैपेसिटेंस है। और नॉर्मली हम लोग फैन में जो लगाते हो वो फिक्स्ड कैपेसिटेंस होता है कि 2.5 पिको फैराड का अगर हम कैपेसिटर यहां पर लगा दिए तो सब दिन 2. लेकिन कुछ कैपेसिटर्स ऐसे होते हैं जिनका कैपेसिटेंस वेरिएबल होता है। तो सर्किट में ना उसके लिए हम लोग ऐसे इसका लेकर के और बीच से हम लोग ऐसे पेट फाड़ देते हैं, मतलब ऐसा साइन देते हैं। ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटेंस। अब हम आते हैं कि आखिर इस कंडक्टर का इसका कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। अब देखो कैपेसिटी का मतलब क्या हो सकता है, अपने से खुद सोचो तो। एक बच्चे की कैपेसिटी कुछ और होती है पढ़ने की, एक बच्चे की कैपेसिटी कुछ और होती है, एक बच्चे के दौड़ने की कैपेसिटी कुछ और है। तो क्या मतलब कि अगर कैपेसिटर की बात की जाए तो उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटी कहेंगे, दक्षता कहेंगे। है ना बात सही बेटा। मान लिया हम कि 2-3 कैपेसिटर आपको दे दे और एक कहेंगे कि नहीं 1 पिको फैराड का है, दूसरा 2 पिको फैराड का है, तीसरा 3 पिको फैराड का है। तो ये अलग अलग पिको फैराड कहने का क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि बाय द वे अगर हम अलग अलग कैपेसिटर्स अगर हम लोग ले लें, अगर डिफरेंट हम कैपेसिटर्स अगर ले लें, तो अगर मान ले एक कैपेसिटर ऐसा है, दूसरा कैपेसिटर ऐसा है, तीसरा ये अलग अलग कैपेसिटर, मतलब इसके ये दोनों प्लेट्स के बीच में कितना चार्ज स्टोर करने का एबिलिटी है, इसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इसी यहां पर कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, इसी के एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी कहते हैं।
और इसके लिए हम जानते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। ये मैंने यहां पर डिफिनेशन लिख दिया है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंडक्टर्स टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्जेज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैपेसिटर अपने दोनों प्लेट के बीच में कितना चार्ज और एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसी को हम उसकी कैपेसिटी कहते हैं। और हम जानते हैं कि दिस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, और हर जो प्रोपोर्शनल है वो कांस्टेंट में टूटेगा, यहां सी में टूटता है, और इसी सी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी। इसका मतलब अगर आपको यहां से सी का मान निकालना है तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी कीजिएगा। इसका मतलब कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू हो गया चार्ज बाई पोटेंशियल। बच्चा ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट फैराड होता है, और फैराड का मतलब हो गया कूलॉम, और ये वोल्ट हो गया। कूलॉम पर वोल्ट को ही हम फैराड बोलते हैं। इसका डायमेंशन हो गया अगर Q बाई V तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। मैंने बोला क्या, C इज इक्वल टू क्यू बाई V और V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्यू ऊपर चला जाएगा तो क्यू स्क्वायर बाई डब्ल्यू। क्यू का होता है AT का स्क्वायर और डब्ल्यू का होता है ML2 T-2। चलो अरेंज कर लो और तुम्हारा हो गया M-1 L-2 T4A2। अगर कोई आदमी तुमसे बोले कि नहीं आप कैपेसिटी को आप मतलब क्या करो, डिफाइन करो, तो उसके लिए तुम्हारा फॉर्मूला अभी आया था Q इज इक्वल टू CV। अगर V वोल्ट अगर 1 हो, पोटेंशियल अगर 1 हो, उस समय जो चार्ज होगा उसी को हम कैपेसिटी कहेंगे। क्या मतलब, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज इज पोटेंशियल। पोटेंशियल 1 यूनिट पोटेंशियल राइज करने के लिए जितने चार्ज की जरूरत होगी वही उसकी कैपेसिटी कहलाएगी। मान लेते हैं कैपेसिटर है, कैपेसिटर के पोटेंशियल को कितना राइज करना है, यूनिट पोटेंशियल राइज करना है। इस यूनिट पोटेंशियल को राइज करने के लिए इसको जितने चार्ज का जरूरत होगा वही इसका C कहलाएगा, वही इसका कैपेसिटी कहलाएगा। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं, एक थोड़े से कुछ हम आपको प्रैक्टिकल यूनिट दे दिए, ऐसे कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, ये सब तो आप जानते होंगे। ये माइक्रो का मतलब म्यू होता है 10 टू द पावर -6, नैनो का मतलब n होता है 10 टू द पावर -9, पिको का मतलब स्मॉल p 10 के पावर -12 होता है। सबसे पहले एनर्जी डेंसिटी। आओ अब एक आध टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग बातें कर लेंगे। सब सिंपल क्वेश्चन है, सब सिंपल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है सारा का सारा। अभी याद कर लेना, अभी साथ याद कर लेना, लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। क्या है एनर्जी का मतलब ऊर्जा, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, डेंसिटी का मतलब घनत्व, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। तब आज तो तुम लोग तीज भी कर रखा होगा ना, हाँ? बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे जो फीमेल सेक्शन के होंगे शायद वो तीज कर रखे होंगे, क्योंकि आज तो तीज है भाई, फास्टिंग का दिन है नहीं, और लड़के भी तो कर रखे होंगे ना भाई। अब तो इक्वलिटी का मामला है, आप लोग भी तीज कीजिए भाई, अगर आपके लिए वो कर सकते हैं तो उनके लिए आप कीजिए। तो चलिए खैर, ये मैंने थोड़ा सा टॉन्टिंग कर लिया आप लोगों के साथ। नहीं मजा कहाँ करने जाऊंगा, आप ही लोग के पास जाऊंगा ना। सर हल्का साइड हो जाइएगा ताकि कोई नोट कर सके। चलिए ठीक है, और ऐसे थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं तो PDF भेज ही देता हूं, लेकिन खैर अच्छा है सजेशन आपका, मैं साइड हो जाया करूंगा। अरे हमको साइड तुम लोग कर दोगे, हम जान रहे हैं ना, हमको साइड कर दोगे। एनर्जी डेंसिटी, धारा सॉरी ऊर्जा, और डेंसिटी का मतलब घनत्व, मतलब इसका हिंदी हुआ ऊर्जा घनत्व। चलो जिसको नोट करना है कर लेगा। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। बहुत सिंपल है। हम जब कैपेसिटर की चर्चा करते हैं तो कैपेसिटर में हम बोलते हैं कि दो प्लेट होता है, दोनों प्लेट के बीच में कुछ मीडिया खाली होता है, तो उस मीडिया में, उस खाली जगह में, उसके यूनिट वॉल्यूम में कितना क्या कैपेसिटी हो सकती है ऊर्जा स्टोर करने की यूनिट वॉल्यूम में। जैसे मान लेते हैं कि ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का टोटल वॉल्यूम भी है। अगर मैं यहां पर देख लूं थोड़े से, अगर मैंने ए कैपेसिटर बनाया, ए प्लस है, ए माइनस है, अर्थ में चला जाएगा। बाय द वे इस कैपेसिटर की ये दोनों प्लेटों के बीच में जहां पर एनर्जी स्टोर हो सकता है, बाय द वे इसका टोटल वॉल्यूम भी है। यहां पर टोटल वॉल्यूम कितना है, भी है। और इस टोटल वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, तो ई एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हो जाएगा ई बाई भी।
यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर हो जाएगा E बाई भी, और इस यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर होगा इसी को हम यूडी कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। यूडी इज इक्वल टू ई बाई भी, यूडी इज इक्वल टू ई बाई भी। अच्छा समझो, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन में जो ऊर्जा संग्रह होता, कहां? प्लेट के बीच में जो स्पेस खाली होता है उसके इकाई आयतन में जितनी ऊर्जा संग्रह हो सकती है, जितनी ऊर्जा वहां स्टोर हो सकती है, उसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, यूडी से रिप्रेजेंट करते हैं। यू बोले तो एनर्जी, डी बोले तो डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी बाई वॉल्यूम, ई बाई भी। अब बोलो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? तो जूल होता है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? तो मीटर क्यू होता है, जूल पर मीटर क्यू, जूल पर मीटर क्यू। अब E बाई भी, जूल पर मीटर क्यू। अब अगर एनर्जी का बात बोले तो ml2 T-2, ml2 T-2, और वॉल्यूम का बोले तो L3 तो ml-1 T-2, ml-1 T-2, ml-1 T-2। बच्चे मैं समझूं कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया यहां तक। अब एक्सप्रेशन के लिए बच्चे, एक्सप्रेशन के लिए थोड़ा एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन पर वापस आ जाइए। तो मैं अगर कैपेसिटी बाई द वे सी ले लेते हैं, जो प्लेट ले रहा हूं उसका एरिया ए ले लेते हैं, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर डी ले लेते हैं, तो हम लोग फार्मूला पढ़े कि एनर्जी इज इक्वल टू, कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी स्टोर होता है वो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ सी भी स्क्वायर। एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी यू इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर। एनर्जी यू इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ। मैंने क्या बोला कि अगर कैपेसिटर बाई द वे सी है, इसके जो दो प्लेट में ले रहा हूं, इसका बाई द वे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और दोनों प्लेट के बीच का दूरी अगर बाई द वे डी है और इसका पोटेंशियल भी है, तो फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर। यू इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ सी भी स्क्वायर। और पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, सबका सब प्रूफ किया हुआ फॉर्मूला है। और अगर बाय द वे अभी लॉन्ग क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन अगर रहेंगे तो फिर मैं प्रूफ भी करूंगा, नहीं तो अभी कुछ देर के लिए सभी फॉर्मूला को याद रखो कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यहां पर पुट कर दो, सी का वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दो तो फिर क्या हो जाएगा? हाफ। सी के बदले क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट, ये हाफ रह गया, एप्सिलॉन नॉट। और ये देखो ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर कहां से आ गया? तो ए ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो गया। भी का वैल्यू पुट कर दो, तो भी का वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा भी स्क्वायर है तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखो, ई इज इक्वल टू क्या है? हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर। हाफ को रहने दो, सी के बदले पुट कर दो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और भी के बदले पुट कर दो तो भी इज इक्वल टू क्या है? ई डी। तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर डी स्क्वायर। ए गो डी कट जाएगा, दो गो डी है ना, तो ए गो डी कट जाएगा। तो क्या निकल जाएगा? एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी इज इक्वल टू निकल जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी बाई 2। लेकिन तुमको एनर्जी नहीं चाहिए, तुमको एनर्जी क्या? डेंसिटी चाहिए। तुमको क्या चाहिए? एनर्जी डेंसिटी चाहिए, और एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम। अब बोलो बेटा एनर्जी के बदले क्या पुट करोगे? तो एनर्जी के बदले पुट करोगे एप्सिलॉन नॉट ए, क्या? एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी बाई 2, एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी। अरे यार, ई मिंटो भाई क्लास ले रहे हैं, बोलो। हाँ। हम्म 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 हम्म। मतलब तो यार जोड़ जाओ, जोड़ने दो। नहीं, हमको सब बोला, हमको बोलने के बाद सबको बोल दिए है ना।
हमको तो सब बोला, हमको तो बहुत जगह का बहुत तरह का मामला है, तो लेकिन हम तो सब कहने के बाद निकल जाए। देखो ना, ज्यादा दिमाग ये सब चीज में हम नहीं लगाते हैं, जो ना बोल दिए तो ना बोल दिए, खत्म कथा हो गया। अब उसको उसको कोई प्रूफ चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ करने वाले हैं नहीं, सीधा सा बात है। और हम क्लास ले रहे हैं, अभी ऑलरेडी क्लास में हम हैं। हाँ, तो हम क्लास के बाद बात करते हैं। हाँ सॉरी बच्चे, थोड़ा सा कोई अर्जेंट कॉल था बेटा, तो थोड़ा होता है ना, बिल्कुल थोड़े अभी फ्लाइट मोड में हम नहीं डालते हैं, क्योंकि सीक्वेंस के साथ कोई ना कोई लोग कनेक्ट रहते हैं, तो सबको देखना पड़ता है, तो माइंड मत करना, कभी कभी ऐसे 1 मिनट के मामले आ जाते हैं। तो हाँ हाँ सॉरी बेटा, हम कहां पर थे? हम थे कि u के बदले एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर डी बाई 2, एप्सिलॉन नॉट ए e स्क्वायर डी बाई 2। और ये वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया इंटू डिस्टेंस। वॉल्यूम का तो ए डी कट गया, एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाई 2, एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर बाई 2। तो बच्चा मैं उम्मीद करूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। बच्चा उम्मीद करूं, मतलब इसी को आप लिख सकते हो कि हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, ऐसे। बच्चे एक बार मेरे को थम्स अप कर दो कि क्या है पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। नो सर, चलिए ठीक। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब, पोलराइजेशन का मतलब, पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवन, पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवन। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, परावैद्युत स्लैब। तो देखिए पोलराइजेशन का नॉर्मल मतलब होता है ना, आप पोलराइजेशन को अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्ड से जाना जाता है। यहां पर पोलराइजेशन हो गया, कहीं इसको आप आयोनाइजेशन पढ़िएगा, आयोनाइजेशन पढ़िएगा, आयोनाइजेशन, आयन, आयनीकृत, आयनीकृत। तो क्या पढ़ें? आयनोजाइजेशन बच्चों को तुरंत समझ में आता है कि अगर बाय द वे एक्सपेरिमेंट अगर हो रहा, रिएक्शन अगर हो रहा है, और रिएक्शन होने पर अगर वो प्लस और माइनस में अगर वो टूट जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो पोलराइजेशन भी वही है कि समान गुण वाले जो चार्ज हैं, वो समान गुण वाले चार्ज अगर अपने अपने प्लेट पर स्टोर हो जाए, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? पोलराइजेशन। Polarization of the dielectric is the process of inducing equal and opposite charges on the two opposite faces। मैंने यही बात बोला ना कि अगर ये दो फेस हम लोग ले लेते हैं, अगर बाय द वे ये दो फेस लेते हैं, तो अपने अपने फेस पर प्लस और उतना ही माइनस, ये अगर स्टोर हो जाने का मामला हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक ऑफ क्या? पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवन, और ये क्या हो गया? ध्रुवीकृत हो गया। ध्रुवीकृत मतलब हो गया कि अगर दो प्लेट लेते हैं, तो दोनों प्लेट पर अगर इक्वल चार्जेज, जितना प्लस उतना ही माइनस, तो इक्वल चार्जेज हो गया। और अगर अपोजिट फेस पर अगर स्टोर हो गया, तो इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। जैसे ये पोलराइजेशन वर्ड जो है, वो सबसे ज्यादा हम क्लास में भी बच्चों लोग को समझाते हैं कि ये जो पोलराइजेशन वर्ड जो है ना, हम लोग को ये जो पोलराइजेशन है, वो सबसे ज्यादा हम लोग को यूज करने का मौका मिलता, मतलब सुनने का मौका मिलता है कब? इलेक्शन वगैरह होता है तब। अलग अलग जाति धर्म के लोग आते हैं और हम लोग को समझाना शुरू करते हैं, और उनका जो थॉट होता है, वो थॉट यही होता है कि एक गुण धर्म वाले, एक जाति धर्म वाले लोग एक जगह स्टोर हो जाएं। अगर इन्हीं चीजों को मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं रिलेट करके पढ़ा लूं बच्चे, तो हम लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर बाय द वे जैसे यहां पर जैसे ही ये पोलराइज करेंगे, वैसे ही प्लस वाला एक और माइनस वाला एक और स्टोर हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब ये बहुत सिंपल है कि अगर बाय द वे अभी पोलराइज नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कब हुआ? जब पोलराइज नहीं हुआ। और जब पोलराइज हो गया, तो पोलराइजेशन जब हुआ, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइजेशन हो गया, तो E बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन यहां पर P लिख देना, P का मतलब होता है पोलराइजेशन।
तो फिर बोल दो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया, इसको ई नोट ले लो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच गया तुम्हारा ई नॉट माइनस ईपी। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था और पोलराइज कितना हुआ। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और पोलराइज कितना का हो गया, तो सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर बचा कितना, तो बच गया तुम्हारा, इसमें से इसको माइनस कर लो, ई नॉट में से ईपी को माइनस कर लो, वही बचा। मतलब कितना बचा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम एप्सिलॉन नॉट कॉमन एलसीएम ले लेते हैं तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं कि ये क्वेश्चन एक बार पोलराइजेशन फिर से समझ लो बेटा, एक बार पोलराइजेशन फिर से समझ लो। पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, किसी भी डाई इलेक्ट्रिक का जो पोलराइजेशन होता है वह प्रोसेस है, वह तरीका है ऑफ इंड्यूसिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। इक्वल मतलब बराबर, अपोजिट चार्जेज मतलब विपरीत आवेश, ऑन द टू अपोजिट फेसेस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। अगर अंदर में हम ये डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए, ये डाई इलेक्ट्रिक अगर कैपेसिटर के भीतर डाला हुआ है, मैं फिर से बता दूं कि अगर कैपेसिटर के दो प्लेट है, इस दो प्लेट के बीच में अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूं तो इस फेस पर एक वाला और इस फेस पर दूसरे वाला इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर स्टोर हो जाए तो इस क्रिया को हम पोलराइजेशन कहते हैं। हमने बोला कि अभी पोलराइजेशन नहीं हुआ है तो फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब पोलराइज्ड हो गया, करंट फ्लो करेंगे पोलराइज हो जाएगा, तब मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फिर बोलो कि पोलराइजेशन होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो एक कॉमन आ जाएगा, खाली होगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, यही बचेगा। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं कि ये क्वेश्चन एकदम से आप लोग देखो, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, यही बचे। अब पोटेंशियल निकालना है। क्या है पोटेंशियल का डिफिनेशन, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, किसी पॉइंट पर ले आएंगे, इन्फिनिटी से ले आएंगे, किसी पॉइंट पर ले आएंगे। मैंने बोला कि ये बाय द वे ये इन्फिनिटी है, यहां से हमको किसको लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, किसी पॉइंट पर ले आना है। मान लेते हैं इस पॉइंट पर लाना, तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क होगा, इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। आज हमको क्वेश्चन वही है कि आप पोटेंशियल निकालिए, लेकिन किसके कारण, कोई पॉइंट चार्ज के कारण। तो बाय द वे अभी कहां, यहां पर कोई पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को सबसे पहले, एक क्यू नोट पॉइंट चार्ज है, सबसे पहले हम ए पर कंसीडर करेंगे, फिर डीएक्स उसको हम ले आएंगे, बी पर ले आएंगे, फाइनली हमको पी पर लाना है। पी पर लाना है कहने का मतलब कि ये अगर ओरिजिन है, ये अगर सोर्स है, तो यहां से पी के बीच का डिस्टेंस हो गया आर, और यहां से इन्फिनिटी के बीच का डिस्टेंस, यहां से इन्फिनिटी के बीच का डिस्टेंस हो गया इन्फिनिटी। इसका मतलब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। ये आप ध्यान रखिए, ये सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिए। एक बार मैं फिर बता दूं आप लोग को कि बाय द वे यहां इन्फिनिटी है, यहां पर कोई पॉइंट ए लाइन है, इसी लाइन पर लाना है। यहां पर अभी कोई पॉइंट चार्ज क्यू नोट है, सबसे पहले इसको कंसीडर कहीं पर कीजिए, बाय द वे हम यहां कंसीडर कर रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा खसका करके यहां बी पर लाते हैं, फाइनली हमको लाना है कहां पर, इस पी पर लाना है। ये सारा का सारा मेजरमेंट यहां से होगा, तो यहां से यहां तक का बीच का डिस्टेंस आर हो गया, और यहां से अगर इन्फिनिटी का बात करें तो इन्फिनिटी के बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, तो फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। सबसे पहले आप ये बात समझ लीजिए। तो हम कोई चार्ज, अच्छा हाँ एक चीज और है कि यहां पर कोई चार्ज कंसीडर कर लीजिए, ताकि फोर्स आपको पता चल जाएगा कि फोर्स कितना लग रहा है। तो बाय द वे हम ओरिजिन पर का चार्ज क्यू लेते हैं, कोई हम पॉइंट पी ले रहे हैं आर डिस्टेंस पर, यहीं पर हमको पॉइंट चार्ज को लाना है। ये पॉइंट चार्ज को अभी कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट ए पर, तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ लगा लीजिए। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो आप जो अभी यहां पर आप जो डिस्टेंस लिए, अरे यार इन्फिनिटी तक है, यहां से जहां पर आप सबसे पहले कंसीडर किए हैं वहां का डिस्टेंस बाय द वे एक्स ले लेते हैं। तो बताइए ये दोनों चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक चार्ज हो गया क्यू, दूसरा चार्ज हो गया क्यू नॉट, और इनके बीच का डिस्टेंस हो गया x, तो क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। कितना फोर्स हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर। तो फिर वर्क कितना होगा, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक, अगर इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम होने देते हैं dx, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होने देंगे तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना, फोर्स ए डॉट बी तोड़ेंगे तो ए बी,
फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो कितना एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। कॉस एंड एटी कितना होता है -1 होता है। इसका मतलब वर्क कितना हो जाएगा -f इंटू डी एक्स। कितना हो जाएगा -f इंटू डी एक्स। फिर मैं बोल देता हूं ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, कॉस थीटा 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? क्योंकि फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। और इस एंटी पैरेलल के बीच में एंगल कितना बनता है? तो 180 डिग्री का बनता है। कितना है बच्चा? 180 डिग्री का बनेगा। और cos 180 का मान कितना होता है? -1 होता है, -1। तो यहां पर जैसे -1 हम पुट करेंगे, ये हो जाएगा -f इंटू डी एक्स। ए निकला स्मॉल, ए -f इंटू डी एक्स। ये क्या निकल गया? स्मॉल वर्क निकला। आपको टोटल वर्क अगर निकालना होगा तो इसको इंटीग्रेट करना होगा। इसको बोले तो -f इंटू डी एक्स को कहां से कहां तक, कहां से कहां तक? तो इन्फिनिटी से लेकर के आर तक आपको, इसको मैंने बोला था इन्फिनिटी से आर तक आप, तो बस ये कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही कर देना है, आंसर आ जाएगा। क्या कर देना है? अगर टोटल वर्क निकालना होगा तो इन्फिनिटी से लेकर आर तक, किसको? -f dx। अब आप बताइए, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक -f के बदले क्या पुट कीजिएगा? तो 1/4πε0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। देख लीजिए, यही है f का मान। आप देख लीजिए ठीक से, आप ठीक से देख लीजिए f का मान क्या था, क्या था f का मान? तो 1/4πε0 क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, यही f का मान था। तो हमने यही वैल्यू पुट कर दिया। अब यहां से इसको हटाइए, माइनस हटाइए, क्यू हटाइए, क्यू नॉट हटाइए, 4πε0 हटाइए, इसका कुछ नहीं होने वाला है। इन्फिनिटी से आर तक क्या इसका होगा? एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो एक्स के पावर -2 dx, एक्स के पावर -2 dx है ना। अब इसका इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है? क्या तरीका है इंटीग्रेट करने का? तो पावर में हम एक ऐड करते हैं, उतना ही से डिवाइड करते हैं। पावर में हम एक जोड़ेंगे, उतना ही से डिवाइड करेंगे। पावर में हम एक प्लस करेंगे। इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है xn + 1/n+1, x पावर +1 बटा पावर +1। तो बेटा हम यहां पर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। w निकलेगा -q नॉट 4πε0। अब हम यहां पर पुट करने जा रहे हैं x का पावर -2 + 1 इन्फिनिटी से लेकर r तक, -q नॉट 4πε0 x के पावर -1 इन्फिनिटी से लेकर r तक। यहां से माइनस हटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, q नॉट 4πε0। अब x के पावर -1 का मतलब 1/x इन्फिनिटी से लेकर के r तक। अब हम लिमिट पुट करने जा रहे हैं तो q नॉट 4πε0 1/r - 1/इन्फिनिटी, 1/r - 1/इन्फिनिटी। अब 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। 1/इन्फिनिटी कितना होता है? 0 होता है। मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? w इज इक्वल टू, तो w इज इक्वल टू हो गया q नॉट 4πε0 1/r। क्या हो गया? इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। अरेंज करके लिखते हैं तो हो जाएगा 1/4πε0 q नॉट बाई आर, q नॉट बाई आर। लेकिन ये क्या निकला? वर्क निकला। हमको वर्क नहीं चाहिए, हमको चाहिए पोटेंशियल। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क बाई चार्ज। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। वर्क के बदले कितना? तो 1/4πε0 q नॉट बाई आर, और q नॉट से डिवाइड कर देंगे तो q नॉट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? 1/4πε0 q बाई आर, 1/4πε0 q बाई आर। हेलो हेलो, बच्चे आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो, हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब लोग? बहुत कम लोग आए हो क्लास करने के लिए। लगता है क्लास का जरूरत नहीं है तुम लोग को, है? बहुत कम लोग आए हो। गौरव, संदीप, इंद्रदेव, अरविंद, साक्षी, गुड आफ्टरनून सबको। प्रफुल्ल, जया, सानिया, सतीश, चुन्नू सिंह, प्रतीक्षा, सचिन, आंचल, नंदनी, अरविंद, चंदन, संजीत, गौरव, रूही। स्टार्ट कीजिए, करते हैं बेटा। देखो कितने कम लोग आए हैं क्लास करने के लिए। इतना इंपॉर्टेंस क्लास चल रहा है। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया बेटा। लक्की बादशाह,
खुशी सिंह गुड आफ्टरनून, विशाल कुमार गुड आफ्टरनून, लक्ष्मी सिंह गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा। गौरव साउंड आ रही है सर, ओके बेटा। संजीत वर्मा कर्मा मना रहा है सर, ठीक ही है। रूही मेरा नाम लीजिए, हेलो रूही। सर मैं भी आया हूँ, लक्की बादशाह, ऋतिक कुमार, विष्णु अग्रवाल। नहीं देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि टीचर को भी तभी, टीचर जब अगर इनकरेज नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा, इतना तय बात है। क्योंकि मैं अभी सोचिए, अभी मैं जस्ट कुछ देर पहले सुबह से ऑफलाइन क्लास लेते लेते हालत ख़राब रहती है, उसके बाद मैं आता हूँ। और उसके बाद भी मैं, मेरे चूँकि शेड्यूल है तो मैं आप लोग को क्लास लेता हूँ कि अगर कमिटमेंट है तो क्लास मेरे को लेना है। अच्छा, आपको मैं इसमें से बता दूं, अगर कोई ऑफलाइनर बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास, तो उनको पता होगा कि मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ना बेटा चैप्टर 2, इसी क्वेश्चन से उनका टेस्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी कैसे मेंटल डेड बच्चे हैं, हमें तो पता नहीं अब ये शब्द कैसे लोग लेंगे, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि क्या वो मानसिक रूप से मृत हैं, क्या उनको पता नहीं है कि हमारा टीचर मेरे लिए इतना लेबर कर रहा है तो हमको क्या करना चाहिए। हाँ, मेरे को क्या मतलब है बेटा, मैं क्यों क्लास दूंगा, मैं अगले क्लास से सस्पेंड कर दूंगा क्लास, क्या जरूरत है बताइए। अगर आपको नीड नहीं है, आपको नीड नहीं है तो मेरे को क्या नीड है बेटा। हम कोई यूट्यूबर नहीं है बेटा, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं कि मेरे को यूट्यूब में बहुत ज्यादा उससे मेरे को कोई पैसा वैसा आता है, या मेरा कोई कमाई का सोर्स है कि जिसके चलते मैं क्लास लूं। मेरे को नहीं चाहिए यूट्यूब से पैसा, मैं आपको बेनिफिट देने के लिए क्लास लेता हूं। मेरा सिर्फ एक टारगेट है कि मेरे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। चलिए ठीक है, मैं क्लास लेता हूं और शुरू करता हूं क्लास। जो लोग आए हैं उनको थैंक यू, आप लोग क्लास कीजिए अच्छे से, ठीक है। मैं लास्ट में फिर से एक बार चैट आप लोग का देख लूंगा। तो हम लेक्चर 3 लेकर के आए हैं बच्चे। लेक्चर 3 बहुत ही जबरदस्त एक क्लास है, जबरदस्त। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आज होगा, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्योर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन श्योर आ रहा है। आपको प्रीवियस क्लास में मैंने डाइपोल पॉइंट चार्ज पर बताया था, आज मैं आपको डाइपोल पर मैंने पोटेंशियल पॉइंट चार्ज पर बताया था, और मैं आज पोटेंशियल आपको डाइपोल पर बता रहा हूं। दोनों में से एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोनों का दोनों प्रश्न में से एक क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जामिनेशन में श्योर शॉर्ट होगा, और एयर क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, ए वाला क्वेश्चन रहेगा, श्योर रहेगा, और 5 मार्क्स बन के बेटा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए एग्जामिनेशन से इतना पहले मैं बता रहा हूं, आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप इन बातों को समझिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट है बेटा तो इन बातों को समझिए। मैं बहुत पहले आपको बता दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में मैक्सिमम आ सकता है, नहीं तो 2 मार्क्स में आएगा। सबसे पहले तो मैं हर दिन आप लोग को जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का लिस्ट दे देता हूं, वो मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का लिस्ट दे दिया। इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन मात्र बन रहा है। मैंने ऐसे आपको बोला था कि मैं इसमें चौथा क्वेश्चन गॉसेस को ऐड करूंगा, गॉसेस थ्योरम, इसको मैं ऐड करूंगा। तो एक क्वेश्चन मैं अगर हो सका, अगर जरूरत आपको होगा, अगर अपने से कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है। नहीं तो मैं कोई, अगर मेरा पुराना क्लास होगा गॉसेस का तो उसको मैं आपको भेज दूंगा, अदरवाइज मैं पढ़ा दूंगा। कोई बहुत बड़ा बात इसमें है नहीं, ये क्लास का मामला है, आज का मामला नहीं है। तो ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, आज हम लोग ये दोनों क्वेश्चन लेकर के आए। इसका मतलब चैप्टर 2 एक तरह से कहा जाए तो आज फिनिश हो रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपको एक डाइपोल दे दिया गया है, आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया गया है, और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पर आपको कह रहा है कि आप पोटेंशियल निकालिए। आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया गया है। अब जैसे ही आपको कहा गया कि हम डाइपोल आपको देते हैं, तैसे ही आप एकदम तुरंत से चहक जाइए कि अच्छा सर डाइपोल है तो ए बी प्लस क्यू माइनस क्यू मिड पॉइंट एल एल, ये सबसे पहले आप एक डाइपोल बना लीजिए। तो मैंने एक डाइपोल बना लिया। अब इस डाइपोल से आर डिस्टेंस पर हम कोई पॉइंट पी निकालेंगे। यहां पर हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखना है, क्योंकि हमको क्या पोटेंशियल निकालना है। और पोटेंशियल का डिफिनेशन है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, इसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क होता है, दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेना है, तो +1 हम ले रहे हैं P पॉइंट पर। अब हम यहां से और यहां से इसको मिला लेते हैं। बाय द वे डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है।
तो नो डाउट एक पोटेंशियल यहां पर प्लस क्यू के कारण निकलेगा, बाय द वे पोटेंशियल को वी ए ले लेते हैं, और एक माइनस क्यू के कारण निकलेगा, इस पोटेंशियल को हम वी बी ले लेते हैं। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कंस्ट्रक्शन को, कि यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा और एक मैं इसको आगे बढ़ा करके यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं कि इस पॉइंट को मैं एन मान रहा हूं और इस पॉइंट को मैं एम मान रहा हूं। तो बच्चे क्या मैं उम्मीद करूं कि पूरा का पूरा फिगर जो है वो आपको समझ में आ गया है। बच्चे एक बार मेरे को थम्स अप कर दीजिए कि इसमें फिगर का बहुत महत्व है, फिगर का बहुत वैल्यू है। आप एक बार मेरे को बता दीजिए कि फिगर आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ गया है। बच्चे एक बार थम्स अप कर दीजिए कि क्या फिगर आप लोग को पूरा समझ में आ गया। क्या फिगर आप बिना देखे बना सकते हैं? अगर नहीं बनेगा तो मैं एक बार और बता दूंगा। अगर फिगर आपको और बनाने का जरूरत है कि नहीं सर हमको एक बार और बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम्स नहीं है मुझे दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोग का क्लियर है तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। यस सर हो जा रहा है, बहुत अच्छे, गुड 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 गुड। तो हम आते हैं कैलकुलेशन की ओर, बिल्कुल फिगर पर सभी बच्चे एकदम से कॉन्शियस ध्यान रखिएगा। मैंने जो फिगर बनाया वही मैं यहां लिखा हूं कि हम एक डाइपोल ए ओ बी, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं। ए पर का चार्ज प्लस क्यू है, बी पर का चार्ज माइनस क्यू है, ए पर का पोटेंशियल भी ए है। ए अगर नोट्स बनाइएगा तो ऐसे लिखिएगा भी और उसके नीचे ए, बी पर का पोटेंशियल भी भी है, ऐसे भी और उसके नीचे भी लिखिएगा। टोटल पोटेंशियल भी है, जब टोटल पोटेंशियल भी होगा तो बिल्कुल बेझिझक आप लिखिएगा भी इज इक्वल टू भी ए प्लस भी बी। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ बोथ पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू बोथ चार्जेज। जो कुल विभव होगा, जो टोटल पोटेंशियल होगा बेटा, वो टोटल पोटेंशियल इस पर का पोटेंशियल और इस पर का पोटेंशियल दोनों के पोटेंशियल के सम के बराबर होगा। ए मैंने आपको यहां इक्वेशन 1 में लिख दिया है कि V इज इक्वल टू भी ए प्लस भी बी। अब हम क्या किए हैं कि यहां पर सब बात लिख दी है कि ए और बी को हम P से मिलाया, ए और बी, यहां देखो ए है और ए बी है, ये दोनों को हम P से मिला दिए हैं, इसको और इसको P से मिला दिए हैं। फिर हमने क्या कहा कि ए एन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन है, ए एन परपेंडिकुलर ओ बी, ये देखो ये ए एन है और मैंने इस पर इसको क्या कर दिया है, परपेंडिकुलर डाल दिया है। मैंने बोला था ना कंस्ट्रक्शन। और फिर मैंने बी एम क्या कर दिया है कि ओपी के बढ़े हुए भाग यहां पर पी है, यहां पर ओ है, कि इस पी ओ के बढ़े हुए भाग पर मैंने क्या किया, यहां बी एम लम डाल दिया। मतलब मैंने सबसे पहले इसको आगे बढ़ा दिया और फिर यहां से यहां परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। एक साइड ए कितना हो गया है R1 और ए कितना हो गया है R2। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं कि ये जो पूरा का पूरा बोर्ड है, ये पूरा बोर्ड आपको समझ में आ गया। एकदम से स्टेप बाय स्टेप समझते चलिएगा, एकदम से हम हड़बड़ा करके नहीं चलेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें बिल्कुल हड़बड़ाने वाला नहीं हूं। बच्चे यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, तो अब हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल। मैं आपको बोला हूं कि मैंने एक यहां परपेंडिकुलर कर दिया और फिर मैंने एक यहां से इसको आगे बढ़ा के एक यहां से परपेंडिकुलर कर दिया। तो फिगर मैं सभी बोर्ड में इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको यहां वहां ज्यादा दौड़ना नहीं पड़े। अब हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल, और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला है कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। हम लोग ये रिलेशन पढ़ चुके हो, मैं ये रिलेशन तुमको पहले क्वेश्चन में पढ़ा चुका हूं कि E इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर। ये मैं पहले तुमको बता चुका हूं, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब अगर तुमको पोटेंशियल निकालना है तो हो जाएगा माइनस E इंटू डी आर। अगर तुमको पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस E इंटू डी आर। अब इस वाले फॉर्मूला को एक बार ए पर यूज करना और एक बार बी पर यूज करना। dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। यहां पर जो पोटेंशियल निकालोगे dv इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। इस वाले फॉर्मूला को अभी हम लोग एक बार ए पर यूज करेंगे फिर बी पर। सबसे पहले हम ए पर यूज करने जा रहे हैं बच्चे। हम टोटल पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं प्लस क्यू के कारण। हम टोटल पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं इस प्लस क्यू के कारण। मतलब हम यहां पर इस ए पॉइंट पर जो चार्ज है, इस चार्ज का इस पी के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। हम इस प्लस क्यू का हम ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो तुमको चाहिए ई का मान। बोलो क्या होता है E इज इक्वल टू
तो होता है 1/4πε0 Q बाई R। R का मतलब यहां पर लेना तुम R1। अच्छा ले लो R स्क्वायर, 1/4πε0 Q बाई R स्क्वायर। ई हो गया। क्या चाहिए तुमको, क्या क्या चाहिए, ई चाहिए और डी आर चाहिए, यही चाहिए ना। तो ऐसे तुम इसको R1 लो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, R1 है, और डी आर का मतलब क्या हो जाएगा, DR1। अब हो गया ये सॉलिड, अब हो गया ये सॉलिड। हम लोग अलग से बनाते हैं, हम लोग अलग से बनाते हैं। E इज इक्वल टू, सॉरी, अच्छा से क्या चाहिए, dV इज इक्वल टू -E/dr चाहिए ना। अब जब तुम ए पोटेंशियल, जब तुम पॉइंट ए पर निकालोगे तो ए तो हो गया VA, ए पॉइंट पर। अच्छा से समझना, एकदम से ए वाला स्टेप को सब अच्छा से समझना। माइनस को माइनस देना, ई के बदले क्या पुट करोगे, तो 1/4πε0। क्यू तो क्यू है, प्लस क्यू है, तो हम यहां पर प्लस लिखे, प्लस लिखने का जरूरत नहीं होता है। और आर स्क्वायर का मतलब हो गया R1 स्क्वायर, क्योंकि वो डिस्टेंस क्या है यहां पर, चूंकि इसके डिस्टेंस क्या है, चूंकि डिस्टेंस R1 है तो हम लेंगे R1 स्क्वायर। और डी आर का मतलब, आर का मतलब R1। मैं उम्मीद करूं कि समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो आगे बढ़ने से फायदा, नहीं समझ में आएगा तो भी फायदा नहीं। जल्दी से बता दो, ये लाइन समझ में आया। अगर ये लाइन समझ में आ गया तो आगे तुमको बहुत सहूलियत होगा आगे का क्वेश्चन सोल्व करने में, आगे का मतलब स्टेप सरल करने में बहुत ही आराम लगेगा। जल्दी से बता दो बच्चा, जल्दी से बता दो बच्चा, क्या यहां तक एकदम समझ में आ गया। जो लोग अच्छे से सुन रहे हो, कॉपी लेकर के बैठ रखे हो, कुछ करने का अगर जरूरत होगा तो अपने से कुछ करते जाओ। जो टैलेंटी बच्चे हो, जिनका कोई अपना अपना स्कोप होगा, जिनका अपना कोई एम्बिशन होगा, वो फिल्म देखने के लिए यहां नहीं आए हो। मैं कोई गीतकार नहीं हूं कि मैं गाना गा रहा हूं और तुम सुन रहे हो। ये फिजिक्स का टीचर का मामला और फिजिक्स के स्टूडेंट का मामला है। तो फिर फिजिक्स का पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, उसी तरीके पर तुम अगर चलोगे तो तुम्हारा काम होने वाला है। एकदम कागज कलम कॉपी लेकर के बैठो और जो कुछ करना है वो सब करते चलो, तब तुम समझ लो कि तुम्हारा नैया बेटर पार होगा। बहुत अच्छे, गुड, यस सर। अब यहां पर अब यहां पर हाँ, ऐसा करो, इसको इंटीग्रेट करते चलो तो और मजा, इंटीग्रेट करते चलो। तो अब बताओ पोटेंशियल का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होता था, तो इन्फिनिटी से लेकर आर तक होता था। तो ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी से आर का मतलब R1। अब ये पूरा टर्म तुम्हारा VA निकल गया, इसी को सोल्व करना है और VA निकल जाएगा। तो सोल्व करते हैं अब हम लोग मिलजुल कर सोल्व करते हैं, मेरे साथ रहना। हम VA निकालने जा रहे हैं। हमने बोला यहां से माइनस को बाहर निकाल लो, Q को बाहर निकाल लो, 4πε0 को बाहर निकाल लो क्योंकि इनका इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है। इंटीग्रेशन किसका होगा, R1 का होगा, R1 स्क्वायर का होगा। क्यों केवल इसी का होगा, क्योंकि यहां DR1 लिखा हुआ है। ए कास्ट बताता है कि किस कास्ट का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो केवल R1 कास्ट का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहां DR1 दिया हुआ है। अब तो फिर अंदर में कौन रह गया, अंदर में रह गया इन्फिनिटी से लेकर के R1 तक। इसको ऊपर ले जाओ तो R1 का पावर -2 हो जाएगा, नीचे में +2 है तो ऊपर में -2 हो जाएगा, और ये हो गया DR1। अब तुम इंटीग्रेट करो अच्छा से, तो -Q/4πε0 ये तो रहेगा। अब तुम इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन का तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि पावर में हम एक जोड़ते हैं और उतना ही से डिवाइड करते हैं। पावर में हम एक जोड़ते हैं और ये लिमिट ज्यों का त्यों दे देना चाहिए। क्या होता है बताओ, xn dx क्या होता है इंटीग्रेशन xn dx का, xn + 1/n+1। ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ये होता है बेटा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कि पावर +1/पावर+1, x के ऊपर पावर प्लस, तो यहां R1 के ऊपर पावर कितना, -2 + 1/-2 + 1। अब अगर तुम यहां पर इसको ठीक से लिखो तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, तो -Q/4πε0 तो रहेगा। अब बोलो यहां पर क्या हो जाएगा, R1 का पावर -2 + 1, -2 में अगर तुम एक जोड़ोगे तो -1 हो जाएगा, और नीचे में -1 हो जाएगा, नीचे में -1 हो जाएगा, और ये हो गया इन्फिनिटी से लेकर के R1। अब देखो नीचे में माइनस नहीं रखना चाहिए, ये मैथ्स का रूल है। मैथ्स में डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं रहता है, फिर वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये फ्रंट में शिफ्ट हो जाएगा, ये सीधे फ्रंट में आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया प्लस। मतलब सबसे पहले तो ये प्लस हो गया Q/4πε0, यहां से तो ये हट गया। अब R के पावर -1 है,
R1 है, सॉरी R1 के पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 1/R1। और अब यहां पर हम लोग अगले स्टेप में लिमिट पुट करेंगे। बच्चा अब हम लिमिट पुट करने जा रहे हैं, सो बी केयर, सावधान, हम यहां लिमिट पुट करने जा रहे हैं। Q/4πε0। अब लिमिट पुट करेंगे तो R1 के बदले R1 हो जाएगा पहले अपर लिमिट 1/R1, फिर माइनस का साइन देंगे। अब R1 के बदले इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ अपर माइनस लोअर। हाँ, ये पावर पुट करने का तरीका होता है अपर माइनस लोअर। इसका मतलब है कि VA इज इक्वल टू Q/4πε0, और यहां हो गया 1/R1 और यहां हो गया 0। अब इसको तुम सजा करके लिख दो बच्चा, अब इसको तुम सजा करके बच्चा लिख दो। अब इसको सजा करके तुम लिख दो तो VA इज इक्वल टू तुम्हारा फाइनल स्टेप होने जा रहा है 1/4πε0 Q/R1। अगर तुमको यहां तक समझ में आ गया है तो तुम समझ लो कि बहुत हद तक अपना नैया पार कर रखे हो। अगर यहां तक बच्चा आपको समझ में आ गया है तो आप बहुत हद तक इस क्वेश्चन को अपने पकड़ में आप रख लिए हो, ये बिल्कुल तुम ध्यान दो। अगर तुम यहां तक समझ लिए हो तो तुम बिल्कुल हमको रिस्पॉन्स करो कि क्या मैं यहां तक समझूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को यहां तक समझ रखे हैं। यस सर, क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए, तो अब जैसे आपने VA निकाला, वैसे अब हम यहां पर क्या करेंगे, VB निकालेंगे। तो अगर हम VB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहीं से सिमिलरली, और हमारे बच्चे सिमिलरली करने में तो बहुत माहिर होते हैं, 1/4πε0 तो रहेगा, 1/4πε0 तो रहेगा, बहुत अच्छा। Q वहां पर प्लस Q है तो Q आया, यहां माइनस Q कर देंगे तो यहां हो जाएगा माइनस आगे में ले लो और Q, और R का मतलब R2। कहने का मतलब है कि वो प्लस चार्ज के कारण था तो हम लोग ले लिए थे प्लस Q1, और ये चूंकि माइनस के कारण है तो यहां हो गया माइनस Q हो गया। तो हम लोग अगर बेटा VA और VB दोनों निकाल लिए, अब अपना तो सारा ही मजा हो गया, क्योंकि हमको टोटल निकालना है V, और V इज इक्वल टू VA प्लस VB होता है। हमको VA और VB दोनों निकल गया है, मेरा तो चांदी हो जाएगा, मेरा तो चांद। लेकिन बेटा अब यहां पर थोड़ा सा एक बात है, थोड़ा अच्छा से ध्यान देना, यहां पर सभी बच्चे खूब अच्छा से ध्यान देना, क्योंकि अब जो हम बताने जा रहे हैं यहां पर थोड़े टेक्निकल मामला है। क्योंकि देखो ये जो R1 है ना, ये R1 अगर डाइपोल बहुत छोटा होगा, एकदम सब बच्चा ध्यान दो, इस क्वेश्चन का सबसे गंदा जगह यही है। अगर ये डाइपोल का मान अगर बहुत छोटा होगा तो ए वाला जो R1, इसका मतलब ए वाला जो लाइन है ना, वो सिर्फ इसके बराबर लिया जाता है, सिर्फ इसके बराबर लिया जाता है। क्योंकि जब ये डाइपोल छोटा हो जाएगा, एकदम स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो ए वाला पॉइंट भी यहीं आ जाएगा, ए वाला पॉइंट भी यहीं आ जाएगा, ए वाला पॉइंट भी यहीं आ जाएगा, और ये पॉइंट भी यहीं शिफ्ट कर जाएगा। अब अपने सुविधा के हिसाब से तुम जिसके बराबर करोगे वो तुमको फायदेमंद होगा। तो ये जो R1 है ना, वो अपने सामने वाले साइड के बराबर जाएगा, तो ये R1 इसके बराबर आएगा। अब बोलो इस वाले का लंबाई कितना है, जल्दी से बता दो बेटा, इस वाले का लंबाई कितना हो जाएगा। तो इस वाले का लंबाई, सिर्फ हम इतना का लंबाई पूछ रहे हैं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं इतना का लंबाई, हम पूछ रहे हैं ए PN, तो PN हो जाएगा R माइनस OM। कितना हो जाएगा, R माइनस OM, और OM का मान हो गया L cos थीटा। इस OM का मान और ON दोनों का मान क्या होगा, L cos थीटा होगा, L cos थीटा। ए थीटा है तो ये P हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो H हो जाएगा, इसका मतलब ये B हुआ। तो सीधे लिखो ना L cos थीटा, सीधे लिखो ना L cos थीटा, सीधे हम लोग L cos थीटा लिखेंगे। मतलब L cos थीटा, दोनों का मान, इसका भी मान और इसका भी मान L cos थीटा। तो फिर बोलो A कितना बचा, R1 कितना बचा, तो R माइनस L cos थीटा। A क्या हो गया, R1, और R2 पूरा ये जो पूरा R2 है, ये पूरे साइड के बराबर होगा, तो R2 का मान हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। R2 जो A है ना, ये जो PB है ना, वो पूरा PM के बराबर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक R और यहां से यहां तक L cos थीटा, तो ये पूरा यहां से यहां तक होगा R प्लस L cos थीटा। बच्चा इसको खूब अच्छा से समझो, ये फंसाएगा तुम्हें, यही फंसाएगा। जैसे तुम डाइपोल लिए हो ना,
ए डाइपोल है ना, ए प्लस क्यू, ए माइनस क्यू, ए मिड पॉइंट, एल एल। यहां पर तुम्हारा पी था, +1 था, इसको तुम यहां से इसको और इसको मिला लिए थे। अब तुमने यहां पर क्या करा था, कंस्ट्रक्शन करा था, इससे इसको और इसको आगे बढ़ा करके इसको। अब देखो ए क्या था, ए था R1 और ए क्या था, R2 था। मैंने सबसे पहले तुमको बताया कि तुम ए दोनों साइड का वैल्यू निकालोगे तो ए भी L cos थीटा आएगा और ए भी L cos थीटा आएगा, क्योंकि ए थीटा है, ए थीटा है, ए थीटा है, तो ए 90 डिग्री है, तो ए थीटा हो गया, तो इसका वैल्यू L cos थीटा और इसका वैल्यू भी L cos थीटा। तो हमको सिर्फ ये बता दो कि इसका वैल्यू कितना होगा यहां से यहां तक, तो इसका वैल्यू होगा R माइनस L cos थीटा, और इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पूरे का वैल्यू हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। डाइपोल अगर छोटा है तो इसको इसके बराबर और इसको इस पूरे के बराबर, इसका मतलब हो गया कि R1 बराबर क्या लेंगे, तो R माइनस L cos थीटा। नहीं तो सीधे लिखना फ्रॉम फिगर, ऐसे नहीं लिखना, रुक जाओ, क्या लिखोगे सो बता रहे हैं। ऐसे लिखना कि सिंस का मतलब चूंकि डाइपोल लेंथ, हम सब बच्चों को बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट कर देंगे यहां पर, इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस फ्रॉम फिगर हम R1 किसके सिमिलर लेंगे, R माइनस L cos थीटा, और R2 किसके डबल सिमिलर लेंगे, R प्लस L cos थीटा। एकदम बस सीधे ऐसे आगे बढ़ जाना बेटा, अगर सीधे आगे ऐसे बढ़ जाओगे तभी तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बल्कि बेटर ही रहेगा, यहां पर तुम्हें जरा भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा ज्यादा। हाँ, और अगर तुम पूरा नोट्स लेकर के कैसे आया तो अगर करोगे तो फिर लिख सकते हो, और अगर ऐसे भी लिखोगे तो तुम्हारा कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है। अब अगर R1 और R2 का मान तुमको पता चल गया है तो तुम सबसे पहले बताओ VA कितना होगा। सबसे पहले हमको बता दो कि VA कितना होगा, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कि VA कितना होगा। तो हम लोग पीछे बोर्ड में आ जाओ, देखो VA का मान क्या था, क्या था VA का मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1, क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 का मतलब कितना, अब R1 का वैल्यू बता दो, तो R माइनस L cos थीटा, ये हो गया तुम्हारा VA। अब जल्दी से हमको VB का मान बता दो, तो VB का मान है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2, बोलो R2 का मान कितना, तो R प्लस L cos थीटा। तो तुमको VA भी पता चल गया, VB भी पता चल गया, ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बड़ा प्रश्न है। तो VA प्लस VB, ये पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर में, इवन मैं तो कहूंगा कि फिजिक्स में शायद इससे बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं होगा। पूरे फिजिक्स में सबसे लंबा प्रश्न है, लंबा है, हार्ड नहीं है, लंबा है, क्योंकि इसमें भागना बहुत कुछ पड़ता है। तो बोलो V के बदले क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन में क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L cos थीटा, और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, बोलो क्या लिखोगे VB के बदले, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L cos थीटा। बोलो क्या कॉमन ले रहे हो, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहे हैं सर, क्या बच गया, यहां बचा 1/R माइनस L cos थीटा, यहां क्या बचा, तो सर माइनस बचा, यहां क्या बचा, तो 1/R प्लस L cos थीटा बचा सर। अब यहां तुम क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो एलसीएम ले सकते हैं सर, हम ले लो बेटा एलसीएम, एलसीएम ले लो, क्या लोगे, तो R प्लस L cos थीटा, और यहां क्या लोगे, तो R माइनस L cos थीटा, यहां क्या बच गया, तो R प्लस L cos थीटा, यहां आगे में माइनस है, ध्यान देना, इसका ब्रैकेट तोड़ते हुए चलो, यहां पर माइनस है तो माइनस R हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस L cos थीटा। मैंने क्या बोला, ये R ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस R हो जाएगा, और ये L cos थीटा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। R से R कट गया बेटा, R से R कट गया, क्या बचा V इज इक्वल टू, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्या बचा हुआ है ठीक से देखो, अंदर में क्या बचा हुआ है ठीक से देखो, तो अंदर में बचा हुआ L cos थीटा और L cos थीटा, मतलब बचा हुआ है 2L cos थीटा, और नीचे में क्या बचा हुआ है बेटा ठीक से देखो, तो A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए बचा हुआ है। अब भी इज इक्वल टू, देखो एक क्यू को और 2l को एक साथ रख लो, क्यू को और 2l को एक साथ रख लो, यहां क्या हो गया, तो कॉस थीटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और नीचे में क्या बचा, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 2ql, क्यू और 2l के बदले क्या लिखोगे, p लिखोगे। क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। और यही हो गया फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। लेकिन डाइपोल बहुत छोटा है, डाइपोल इज वेरी स्मॉल, बहुत ज्यादा छोटा है, पूरे फिजिक्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन। सो एल अगर बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो एल स्क्वायर को तुम क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे ही एल स्क्वायर नेग्लेक्ट होगा, ये पूरा का पूरा टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, और सीधे भी का खूबसूरत फॉर्मूला आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। तो बेटा फिजिक्स में तो ना थोड़ा सा तो बोर लगेगा, क्योंकि फिजिक्स में तो एक क्वेश्चन जब पकड़ लिया जाता है तो वो क्वेश्चन इतने लंबे चलते हैं। तो इसमें तो बच्चों को भाई, जिनके पास मैथमेटिक्स 0 क्लास से 10 क्लास तक का मैथमेटिक्स जिनके पास अच्छा नहीं होगा, उनको तो 12 का फिजिक्स पढ़ने में दिक्कत होगा। अगर 12 का फिजिक्स का जान है, कहीं पर प्राण अगर बचता है, तो 0 क्लास से लेकर 10 क्लास के मैथमेटिक्स में बचता है। तो बच्चे हमारा फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। इतना हो गया मेरा अभी का फॉर्मूला। अब यहां पर दो कंडीशन है, अभी बेटा यहां पर दो कंडीशन है, यहां पर दो कंडीशन है। एक तो केस 1 होगा, केस 1 का मतलब हो गया कि एट इंड ऑन पोजीशन तुम जो P ले रहे हो, अभी तुम फिगर में P कहां ले लिए हो, तो फिर तुम यहां ले लिए हो। क्यों भाई, P यहां नहीं हो सकता था क्या, इस पर हो सकता था ना, P यहां हो सकता था, इसको इंड ऑन पोजीशन कहते हैं। और यहां पर थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, तो 0 डिग्री। तो अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए तो V का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा के बदले 0 डिग्री और बाई आर स्क्वायर, V बराबर। इसका मतलब यहां हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर, क्योंकि cos 0 का मान होता है 1। लेकिन अगर हम लोग केस 2 का चर्चा करें, केस 2 का चर्चा करें, तो इसको हम बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन। क्योंकि तुम यहां ही क्यों ले सकते हो, कोई बच्चा बहस करेगा, यहां क्यों सर, वाई एक्सिस पर क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां पर थीटा का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ब्रॉड साइड, इसको इक्वेटोरियल लाइन भी बोला जाता है, साइड ऑन पोजीशन। यहां पर बेटा थीटा का मान होता है 90 डिग्री, और जैसे cos थीटा 90 होगा, cos थीटा का मान 0 होगा, और जैसे ही cos 0 हो गया, जैसे ही cos थीटा का मान 0 हुआ, ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि ब्रॉड साइड पर पोटेंशियल नहीं होता है, ब्रॉड साइड पर टोटल पोटेंशियल होता है 0। जो भी पोटेंशियल होना है, मैक्सिमम सबसे ज्यादा पोटेंशियल होना है, वो इंड ऑन पोजीशन पर होगा, जिसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर। बच्चा मैंने एकदम सा डिटेल कर दिया, एकदम पूरा डिटेल सा मैंने कर दिया, एकदम टोटल कैलकुलेशन हमने थ्रू आउट आपको कर दिया। तो मैं बच्चे उम्मीद करूं कि आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आ गया है। बहुत अच्छा, अमन राणा एट ब्रॉड साइड 0। बच्चे एक बार मेरे को थम्स अप कर दो बेटा, क्या समझ में आया सब लोग को। एक क्वेश्चन आपका हम 100% देंगे टेस्ट में। जो भी बच्चे ऑफलाइनर क्लास कर रहे होंगे बिल्कुल ध्यान रखिए, 100% है ये। मैं जो फ्राइडे का टेस्ट आपका होने जा रहा है ऑफलाइन में, उसका मैं आपको बता देता हूं, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनकर के आपका श्योर शॉट आएगा। आप एकदम से रट्टा मार लीजिए, ये क्वेश्चन मैं श्योर आपको देने जा रहा हूं। समझ आ गया सर जी, चलिए बहुत अच्छा। तो ये मैंने अपना भी पढ़ा दिया, आप लोग को नोट्स भी मैं यहां पर दे दिया हूं, दोनों में दे दिया हूं, इंड ऑन पोजीशन पर भी है, ब्रॉड साइड पोजीशन पर भी है। आप देख लीजिए p बाई आर स्क्वायर है, देख लीजिए 0 है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम ही है, ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये तुरंत हो जाएगा, अब बस 5 मिनट और क्लास होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम ही है, इक्वी का मतलब इक्वल, वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल से सेम हो। ए सरफेस एट एवरी पॉइंट, वैसा सतह जिसके हर बिंदु पर ऑफ विच द पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम
अगर मैं एक सरफेस ऐसा लेता हूं और इस सरफेस के हर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम हो रहा है, हर जैसे ये हो गया कीट, बाई द वे कोई भी डिवाइस का एक कीट है, तो अगर इस कीट के हर पॉइंट पर रहता ही है, लगभग एक कीट में लगभग 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं, तो अगर सब जगह, जैसे आपका घर का बोर्ड, उसमें 10 स्विच आप लगा रखे हैं, लेकिन अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो सबको 220 वोल्ट मिल रहा है, मैं कह सकता हूं कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वो सरफेस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम है, इसलिए इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। हर पॉइंट पर साक्षी गुप्ता, यस सर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छा, थैंक यू बेटा। अब आते हैं कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो एक तो प्रॉपर्टी है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर चार्ज को ले जाइएगा, मान लेते हैं कोई चार्ज यहां पर है, उस चार्ज को उठा करके यहां से यहां तक ले जाना है, तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ले जाइएगा तो वर्क हो जाएगा जीरो, वर्क कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? तो मान लीजिए कि यहां का पोटेंशियल VA है, यहां का पोटेंशियल VB है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है तो दोनों बराबर होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस है, और चूंकि ये दोनों बराबर है तो नो डाउट पोटेंशियल डिफरेंस का मान हो जाएगा जीरो, बराबर में से बराबर को घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू? तो पोटेंशियल वर्क बाई चार्ज होता है। ए हो गया लड्डू, ए हो गया जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू W बाई क्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो W इज इक्वल टू जीरो। आते हैं सेकंड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, ऐसे आप केवल स्टेटमेंट याद रखिए तो काम आपका चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट DL ऑफ द इक्विपोटेंशियल। देखिए बहुत सिंपली समझिएगा, मान लेते हैं ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पे ये इस पर चार्ज है, तो इसका जो फील्ड बनेगा वो हमेशा ऐसे परपेंडिकुलरली बनेगा। अब आपको दिखलाना है कि परपेंडिकुलरली बनेगा, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि E डॉट DL इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, E डॉट DL इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, ये फॉर्मूला, ये ना फॉर्मूला होता है, E डॉट DL इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। अब इसको ब्रेक कर दीजिए तो A B cos थीटा, ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि अभी आपने निकाला था कि वर्क कितना होता है इक्विपोटेंशियल पर जीरो, तो यहां से cos थीटा का मान कितना आ जाएगा? तो ये DL अगर बटा में जाएगा तब भी हो जाएगा जीरो। और बताइए cos थीटा जीरो किसका मान होता है? 90 डिग्री पर, और अगर थीटा का मान 90 आ जाएगा इसका मतलब है कि E और DL, थीटा क्या है? E और DL के बीच का कोण है, तो E और DL के बीच का जो कोण 90 डिग्री तभी आएगा जब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। ये हो गया केस 2 का मामला। अब आते हैं अगर केस 3 में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसे ही सबका कोई जरूरत नहीं है, केवल आप पॉइंट याद कर लीजिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये रिप्रेजेंट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जिस रीजन का हम बात करें उस रीजन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग है या वीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस यह बताता है कि जिस क्षेत्र का हम चर्चा कर रहे हैं उस क्षेत्र का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग है या वीक है। और चौथा पॉइंट है, ये तो पूरा परमानेंट बहुत पॉपुलर है, हर बच्चा को याद रहता है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में कभी टकराता नहीं है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में टकराता नहीं है। और पांचवा पॉइंट है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस अराउंड द चार्ज। खुद सोचिए कि आप यहां पर कोई चार्ज लेते हैं तो इससे लाइन तो चारों तरफ निकलेगा ना, ऐसे चारों तरफ निकलेगा ना, और जब चारों तरफ निकलेगा तो इससे जो सरफेस बनेगा कैसा बनेगा बताइए। अब मान लेते हैं हम 10 गो सरफेस बना देते हैं, सरफेस ए गो बना, हम एक सरफेस यहां बना देते हैं, चलिए, और कलर चेंज करके एक सरफेस और बना देते हैं, चलिए कलर चेंज करके हम एक सरफेस और बना देते हैं, तो ये सारे सरफेस का सेंटर तो एक ही है ना, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सेंटर। एक ही सेंटर रहेगा लेकिन ढेर सारे स्फेरिकल सरफेस बन सकते हैं। पहले मुद्दा पर आते हैं और फटाफट मैं निकालूंगा कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। आज हम एक कैपेसिटर लिए हैं, मैंने एक कैपेसिटर लिया, इसका मैंने दो प्लेट लिया, बाय द वे एक प्लेट ए है, दूसरा प्लेट बी है। प्लेट ए पर प्लस क्यू चार्ज है, प्लेट बी पर माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है। इसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडिया है, बाय द वे यहाँ का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और दोनों प्लेट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाय द वे ई वेक्टर है। फिर से एक बार सुन लीजिए,
फिर से एक बार सुन लीजिए। मैंने कहा कि मैंने एक कैपेसिटर लिया, बाय द वे इस कैपेसिटर का दो प्लेट है, ए प्लेट ए है, ए प्लेट बी है, यहां पर का चार्ज प्लस क्यू है, यहां पर का चार्ज माइनस क्यू है। अंदर में ये जो जगह खाली है, ये जो अंदर में जगह खाली है, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडिया भरा हुआ है। और मैंने यहां पर मैं आपको बता दूं कि दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस बाय द वे ई है, इसके यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, और इस अंदर में जो चार्ज है उसका डेंसिटी बाय द वे सिग्मा है। अंदर में जो चार्ज है उसका डेंसिटी मान लेते हैं कि सिग्मा है। तो ये बात मैंने लिखा कि ए पर का चार्ज प्लस क्यू है, बी पर का चार्ज माइनस क्यू है, डेंसिटी सिग्मा है, और दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आइए, अंदर में जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई रखा, तो आप फॉर्मूला पढ़े हो, ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। डी आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और डीवी क्या है, पोटेंशियल है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर अंदर का पोटेंशियल भी है और डिस्टेंस अगर डी है, तो ई इज इक्वल टू वी बाई डी आप कह सकते हो ना। ई इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, वी बाई डी कह सकते हो। यहां से अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू डी हो जाएगा। वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई इंटू डी हो जाएगा। अब भी के बदले क्या पुट करोगे, तो भी के बदले ई के बदले क्या पुट करोगे, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, भी इज इक्वल टू। लेकिन बेटा आप सिग्मा को तोड़ दो, तो सिग्मा क्या है, डेंसिटी है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई एरिया। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई, अगर प्लेट का एरिया ए है तो क्यू बाई ए। अभी सिग्मा का वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दो, अगर सिग्मा के वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सिग्मा के बदले हो जाएगा क्यू बाई ए, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से था और डी पहले से था। ये हो गया इक्वेशन 2। यहां से क्या निकल गया, पूरा का पूरा पोटेंशियल निकल गया। लेकिन बेटा हमको पोटेंशियल नहीं चाहिए, ये क्या निकला, ए पोटेंशियल निकल गया, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल निकल गया। लेकिन हमको पोटेंशियल नहीं चाहिए बेटा, हमको चाहिए कैपेसिटेंस, सी चाहिए। और सी इज इक्वल टू होता है क्यू बाई भी, सी इज इक्वल टू क्यू बाई भी। तो क्यू को तो क्यू रहने दो, लेकिन भी के बदले भी का वैल्यू पुट कर दो। क्या करोगे, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट और डी, क्यू क्यू काट दो, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे में डी बचेगा। ए हो गया कैपेसिटेंस, ए हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी बचे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अभी क्या है कि प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है। आप ऐसे भी पलट के रख सकते हो, ऐसे भी पलट के, मतलब ऐसे रख सकते हो, इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हो कि हम प्लेट ले लेते हैं, ए बाई द वे यहां पर का प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर का माइनस क्यू चार्ज है, अंदर में एक हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ले लेंगे, ऐसे ऐसे इसको अगर बाई द वे पलट दे, डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ले लेंगे, और ये स्लैब का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाई द वे ई है, और स्लैब से बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वे ई नॉट है। ये जो स्लैब से बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द वे ई नॉट है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो मैंने फिगर ऐसे बना लिया, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं फिगर। मतलब क्या मतलब, इसको मैं ऐसे अगर ऐसे उठा दूं तो ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, इससे कोई दिक्कत आपका है नहीं। और आप कह सकते हैं, और इसके अंदर में पोलराइजेशन हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि जो ई का मान होगा वो ई का मान क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई पी। तो मैं इस पॉइंट पर आ रहा हूं, लेकिन अभी तत्काल आप समझिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, क्रिस्टल क्लियर सर, थैंक यू, कि अंदर में जो अभी आप प्लेट ले रहे हैं, अंदर में ये जो अंदर में इस प्लेट के अंदर में हम लोग डाल दे रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, स्लैब दो तरह का हो सकता है, स्लैब दो तरह का हो सकता है। एक तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हो सकता है, एक कंडक्टिंग स्लैब हो सकता है। और आपके बुक में दोनों तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन आपके सिलेबस में कंडक्टिंग स्लैब को टोटली हटा दिया गया है। मतलब दो प्लेट के बीच में अब कंडक्टिंग स्लैब रख करके नहीं पढ़ाना है, अब दो प्लेट के बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ही। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब हो गया विदाउट डाई इलेक्ट्रिक मीडिया।
अब अंदर में डाई इलेक्ट्रिक मीडिया नहीं बल्कि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। तो एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो अंदर में डाई इलेक्ट्रिक हमने क्या किया है, अंदर में मैंने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है। और हम यहां लिखे कि इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, कि अगर हम अंदर में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी विथ वैक्यूम और एयर बिटवीन द गिवन इज, हम लोग अभी फॉर्मूला प्रूव किए हैं कि सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। मैंने क्या बोला, मैंने यहां पर लिखा कि अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस अगर ए है, एरिया अगर ए है, डिस्टेंस डी है, एरिया अगर ए है, और अंदर में अगर कोई क्या डाला हुआ है, सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक मतलब वैक्यूम है या एयर है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं ये बात कि एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी, पढ़े हैं ना बेटा। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग यही पढ़े हैं कि ये आप करके रख लीजिए, ये आपको कंपैरिजन करने में, तुलना करने में सुविधा होगा कि भैया जब अंदर में जब केवल डाई इलेक्ट्रिक मतलब अंदर में जब एयर या वैक्यूम था तो कैपेसिटेंस क्या हुआ, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी हुआ। ये आप रख लो, क्योंकि पहले क्या था और अभी क्या है, स्लैब डालने के बाद क्या है, तो इससे तुमको कंपैरिजन करने में, इससे तुमको तुलना करने में सुविधा होगा। इसलिए पहले वाला एक बार याद करके रख लो कि एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी होता है। अब हम क्या करते हैं कि सपोज प्लस क्यू माइनस क्यू आर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। अब मैं जो दो लिया प्लेट, उस पर चार्ज मैंने लिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, विच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। ये जब मैंने दो चार्ज लिया ना, तो इनके बीच में ये दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ई नोट डेवलप हो गया इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। और व्हेन ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी, अब जो हमने इसमें क्या किया, मैं कलर बदल देता हूं, आपको डाई इलेक्ट्रिक दिख जाएगा कि मैं अगर इसमें एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, इस स्लैब का थिकनेस टी है और पूरा दूरी डी है, तो टी मोटाई का जब मैंने थिकनेस डाल दिया इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक, तो अंदर का फिर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, तो अंदर का इलेक्ट्रिक जब थिकनेस डाल दिया तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, तब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ईपी, क्योंकि अंदर में ना प्लेट डालने के बाद पोलराइजेशन हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जितना पोलराइज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बेटा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नोट, पोलराइज कितना हो गया, तो ईपी, तो अब शेष कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, तो शेष इलेक्ट्रिक फील्ड बचा ई नोट माइनस ईपी। कितना बच गया बेटा, ई नोट माइनस ईपी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बेटा, ई नोट, पोलराइज कितना हो गया, ईपी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक के भीतर, इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक के भीतर, इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक, यहां ये डाई इलेक्ट्रिक के भीतर पोलराइज होने के बाद इस डाई इलेक्ट्रिक के भीतर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, तो डाई इलेक्ट्रिक बच गया ई नोट माइनस ईपी। अब हम लोग को कहीं से हाँ, अब बता दीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बता दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का निकालना होगा। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E इंटू डी होता है। अब जरा आप एक बात का ध्यान रखिए कि पूरा का पूरा थिकनेस कितना था, पूरा का पूरा थिकनेस D था, उसमें T मोटाई का आप यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, तो बाकी शेष डिस्टेंस कितना बच गया, तो शेष डिस्टेंस बच गया D माइनस टी। ये देखिए शेष डिस्टेंस ए वाला और ए वाला, यही ना शेष बचा। अगर आप अच्छे से समझें तो शेष डिस्टेंस ए बचा और ए बचा, तो दोनों मिलाकर कितना बच गया, दोनों मिलाकर के बच गया D माइनस टी, क्योंकि पूरा था D, उसमें T हमने डाल दिया है स्लैब, तो शेष हिस्सा बच गया D माइनस टी। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा खाली जगह का और स्लैब का, दोनों का पोटेंशियल आकर के जुट जाएगा। खाली जगह का, अब बोलिए खाली जगह कितना बचा था,
तो खाली जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नोट और डिस्टेंस था डी माइनस टी, और जो स्लैब डाले हो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो ई, और उसका डिस्टेंस है टी। ये दोनों आकर के जुट जाएगा तो टोटल पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो V इज इक्वल टू हो गया ई नोट इंटू डी माइनस टी और ई इंटू टी, ये दोनों आकर के जुट गया। लेकिन बेटा हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि ई नोट बाई ई इज इक्वल टू होता है के। हम लोग जानते हैं कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, दिस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज द रेशियो ऑफ ई नोट एंड ई। दिस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, क्या किसका किसका रेशियो होता है, ई नोट और ई का रेशियो होता है। अब अगर हम ई का मान निकालेंगे यहां से, अगर हम ई का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे तो ई शिफ्ट होकर के यहां चला जाएगा, तो के शिफ्ट होकर के यहां चला आएगा और बन गया ई इज इक्वल टू ई नोट बाई के। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ई का मान हमको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं कि इस ई वाला मान उठा करके हम यहां रख देते हैं, ए वाला, ये जो ई का मान क्या है, ई नोट बटा के है। ई का मान क्या है, ई नोट बटा के है। हम यहां से उठाते हैं और उठा करके पुट कर देते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा, ई नोट इंटू डी माइनस टी तो पहले से रहेगा, ई नोट इंटू डी माइनस टी तो पहले से रहेगा, ए प्लस भी रहेगा, और हम इस ई के बदले हम पुट कर दे रहे हैं ई नोट बटा के, और ए वाला टी तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखो बेटा, मैं उम्मीद करूं समझ में आ रहा है, मैं उम्मीद करूं बेटा समझ में आ रहा है सभी लोग को, पक्का समझ में आ रहा है, एकदम से क्लियर है ना। अब देखिए यहां भी ई नोट है और यहां भी ई नोट है, इस वाले ई नोट को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां क्या बचा, यहां बच गया डी माइनस टी, और यहां क्या बच गया, टी बाई के बच गया। फिर से सुनिए, यहां भी चलिए कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा दिखेगा और अभी ग्रीन करते हैं। यहां देखिए ई नोट यहां भी है और ई नोट यहां भी है, आप कॉमन ले लीजिए, तो बोलिए यहां क्या बचेगा, डी माइनस टी, और यहां क्या बचेगा तो टी बाई के, यहां क्या बचा था तो डी माइनस टी, और यहां क्या बचा तो टी बाई के। मैं उम्मीद करूं बच्चा समझ में आ रहा है, यस सर, बहुत अच्छे, गुड गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर अच्छा ई नोट का वैल्यू हम पहले ही आपको पोलराइजेशन में पढ़ाए हैं कि ई नोट इज इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, इस सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, तो क्या हो गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अभी आप क्या कीजिए, इस ई नोट के बदले, इस ई नोट के बदले आप ए वाला वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना पुट कीजिएगा तो क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट पुट कर दीजिए, इस यू नोट के बदले पुट कर दीजिए। कितना पुट कीजिएगा, कितना पुट कीजिएगा बेटा, तो क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, अंदर में क्या है डी माइनस टी प्लस टी बाई के। लेकिन ये क्या निकला, ए पोटेंशियल निकला। आपको क्या चाहिए, कैपेसिटेंस। क्या होता है कैपेसिटेंस, इज इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल। बोलिए चार्ज को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए और पोटेंशियल का मान आप यहां से पुट कीजिए, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब यहां क्यू क्यू कट जाएगा, ये नीचे से जंप करेगा ऊपर चला जाएगा, नीचे से जंप किया ऊपर चला गया, तो C इज इक्वल टू हो गया, ये जंप करके ऊपर चला गया और नीचे डी माइनस टी और टी प्लस के ज्यों का त्यों रह गया। अब बच्चा अब तुम क्या करो कि यहां से D को रहने दो, D को तो ऐसे ज्यों का त्यों रहने दो, इस माइनस को ज्यों का त्यों रहने दो, और यहां में T कॉमन ले लो, यहां और यहां में T कॉमन ले लो। बिल्कुल ध्यान दो, T यहां भी है और T यहां भी है, कॉमन लो। कॉमन लोगे तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस टी कॉमन लो, माइनस कॉमन लो तो यहां हो जाएगा 1 और यहां हो जाएगा, ये देखो माइनस कॉमन लोगे ना तो ये प्लस वाला माइनस में बदल जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर प्लस, माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाला माइनस हो जाता है, और यहां से टी कॉमन ले लिए हो तो हो गया है 1 बाई के। और बेटा यही आपका फाइनल एक तरह से कहिए कि सी का आंसर आ गया।
एक तरह से कहिए कि सी का आंसर। अब देखिए, अब यहां पर ऐसे आपका आंसर यही हो गया है, आंसर यहां हो चुका है। लेकिन अब है कि अगर होल स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड बाय डाई इलेक्ट्रिक, आप इतना नहीं, बाई द वे पूरे के पूरे में अगर डाई इलेक्ट्रिक फिट कर दोगे तो डी और टी दोनों बराबर हो जाएगा। अरे अभी कितना बड़ा डाले हो, अभी इतना बड़ा डाले हो, टी मोटाई का डाले हो, लेकिन पूरा यहां से यहां तक अगर फिट कर दोगे तो टी और डी दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। और टी और डी दोनों अगर आपस में बराबर तुम कर लोगे तो तुम टी के बदले भी डी पुट कर लो, तो फिर टी के बदले भी, यहां टी था ना बेटा, प्रीवियस में देख लो, प्रीवियस स्लाइड में यहां देखो टी है, हम इसके बदले भी डी पुट कर रहे हैं। अब यहां पर हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी 1 माइनस 1 बाई के, और फाइनल आंसर होने जा रहा है बेटा। अब पूरे में डी आप कॉमन ले लीजिए, पूरे में डी कॉमन ले लीजिए, पूरे में डी कॉमन लीजिएगा तो यहां भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 माइनस 1, अब आगे माइनस माइनस प्लस 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा आपका, बताइए क्या हो जाएगा आपका। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और इस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बदले क्या पुट कीजिएगा, तो पुट कीजिएगा सी नॉट। मतलब आपको मैं यहां पर अगर थोड़ा सा बता दूं, यहां बच गया एप्सिलॉन नॉट ए, ओह सॉरी क्या लिखा गया, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहां सिर्फ बच गया 1 बाई के, तो के जंप करेगा ऊपर चला जाएगा, और इसके बदले आप पुट कर दीजिए, तो सी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के, सी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी नॉट इंटू के। सी नॉट कहां से आया, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बदले सी नॉट बैठा दीजिए। अब सिंस के का मान हर हालत में 1 से बड़ा होगा, सो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेज ऑन इंट्रोड्यूसिंग ए इलेक्ट्रिक स्लैब। अब एक बहुत खूबसूरत एमसीक्यू हो गया कि चूंकि के का मान हर हालत में 1 से बड़ा होगा, के का मान हर हालत में 1 से बड़ा होगा, एक मिनट बेटा, हेलो, तो मैं बहुत अच्छा क्लास अभी चल रहा था, बेकार का पिकअप टूटा, कि सिंस के इज ग्रेटर, के का मान 1 से बड़ा है, ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, बहुत अच्छा एमसीक्यू है। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि अगर दो प्लेट के बीच में अगर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को अगर पुश कर दिया जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। एक बहुत तगड़ा क्लास यहां पर था। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो बच्चे मैं उम्मीद करूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, पक्का समझ में आ गया है बच्चे, मैं उम्मीद करूं कि आपका फाइनली ये समझ में आ गया है। समझ में आया पक्का सर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत अच्छे, गुड गुड बेटा, शाबाश, यहीं पर फोकस करना है, यहीं पर अपना एनर्जी लगाना है। तो चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर, एकदम फटाफट निकलेंगे। ऐसे मैं आपको बता दूं कि अभी जो नया सिलेबस आपका दिया है 4 दिन पहले, इसमें डायरेक्ट लिख दिया है कि नो डेराइवेशन। आप लोग देख सकते हैं, मैं सभी के चैनल पर भेज दिया हूं, नो डेराइवेशन लिखा है, ओनली फॉर्मूला। ओनली फॉर्मूला मतलब ओनली फॉर्मूला कहने का मतलब है कि वो हम लोग को सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि इसमें जो एनर्जी होता है, बस हम लोग को केवल इतना पढ़ना है कि जो अगर चार्ज कैपेसिटर है तो केवल न्यूमेरिकल वगैरह में काम आ सकता है, एमसीक्यू में काम आ सकता है। तो उसमें हम लोग को केवल ये फॉर्मूला का जरूरत है कि E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा बताने भी नहीं जा रहा हूं। एक क्वेश्चन क्या कहता है सो बता देते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, अगर हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो अगर मूल बात पर किया जाए तो चार्ज इज इक्वल टू होता है Q इंटू सी भी, और यहां से अगर हम उसको स्मॉल चार्ज अगर हम देना शुरू कर दे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई सी, और अगर यहां पर हम वर्क निकालेंगे तो वर्क इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल का मतलब हो गया Q बाई सी इंटू डी क्यू, ये स्मॉल वर्क निकला, अगर आप टोटल वर्क निकालोगे तो 0 से लेकर Q तक इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा।
तो 1/c को बाहर निकालो और क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू स्क्वायर बाई टू और कहां से कहां तक इसको इंटीग्रेट करना है तो 0 से लेके क्यू तक इंटीग्रेट करना है। हम थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं क्योंकि पढ़ना नहीं है। तो क्यू के बदले कैपिटल क्यू के बदले जब बड़ा क्यू पुट करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 1/c और क्यू स्क्वायर बाई टू। इसका मतलब तुम्हारा फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी। अब इस एक फॉर्मूला तो तुम्हारा ए हो गया, यही और यही वर्क जो होता है क्या आया, वर्क इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी। एनर्जी के रूप में स्टोर होता है तो एनर्जी इक्वल टू एक फॉर्मूला तुम्हारा निकल गया क्यू स्क्वायर बाई टू सी। और अभी तुमने देखा कि क्यू इज इक्वल टू तुम्हारे पास सी भी था, क्योंकि तुमको क्यू स्क्वायर का जरूरत है तो हो जाएगा यू इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई टू सी गया और तुम्हारा हो गया हाफ सी भी स्क्वायर। तो यही दो फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूला है बेटा, ये दोनों का दोनों फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना था। एक पढ़ना था हाफ सी भी स्क्वायर और एक पढ़ना था, केवल फॉर्मूला पर ध्यान देना है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी बस। तो बच्चे ऐसा है कि अब तक आप लोगों ने पूरा क्लास करा होगा तो हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत ही फायदा इससे हो रहा होगा। सारे क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा क्योंकि सारा का सारा डिटेल पढ़ाया हुआ है। तो बहुत अच्छे बच्चे, थैंक यू, आप लोगों ने इस क्लास को करा और इससे आपने फायदा उठाया। और निश्चित है कि मतलब मैं जिस काम के लिए इस क्लास को बनाया वो शायद सक्सेस कर गया होगा। तो ये हमारा सोशल लिंक आप समझ सकते हैं, हमारा नंबर, ये हमारा टेलीग्राम, तो ये मैं पर डे आप लोग को बता देता हूँ। और थैंक यू, आप लोगों ने क्लास करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका आप लोग फायदा उठाइए और मेरे इस क्लास का आप क्या कीजिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय।